हेलो फ्रेंड्स, बीच में रोकने के लिए माफ कीजिए, बस एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप इस कहानी का अगला भाग मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे टेलीग्राम स्टोरी चैनल को अभी ज्वाइन कर लें। इस कहानी के आगे के सभी पार्ट्स वहाँ पहले से उपलब्ध हैं और हर दिन नई नई कहानियों के अपडेट भी मिलते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, वहाँ आपको 800 से भी ज्यादा पूरी कहानियाँ और उनके सभी पार्ट्स मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से कभी भी सुन या पढ़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज जरूर देख लें। वहीं से आपको सभी कहानियां आसानी से मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। अब बिना देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्माइल, क्या तुम जीने से थक गए हो? चौथे राजकुमार, दवा असर कर रही है। वह बेहोश है। हम उसका दिल निकाल सकते हैं। तो तुम अभी भी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हो? जल्दी खो दो। अगर तुमने कायरा के इलाज में देरी की, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोटे से कक्ष में दर्जन से ज्यादा तेल के दिए जल रहे थे, जो पूरे कमरे को रोशन कर रहे थे। साधारण लकड़ी के मंच पर एक औरत लेटी हुई थी। वह बहुत दुबली और कमजोर थी। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसका चेहरा, जो गहरे घावों के निशानों से भरा था, दर्द में था। शाशा को पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, जैसे उसके हाथ पैर किसी चीज से कैद कर दिए गए हों। उसका सिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी चट्टान से दबा हो, और वह सांस नहीं ले पा रही थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी असाधारण इच्छा शक्ति के सहारे अपनी पलकें खोल दी। उसने हाथ उठाया और उस तेज धार वाले ब्लेड को पकड़ लिया जो उसके दिल में घोंपने ही वाला था। उसकी ठंडी नजर उस आदमी पर गई जो पुराने वस्त्र पहने चाकू पकड़े हुए था। उसने शब्द दर शब्द कहा, क्या तुम जीने से थक गए हो? उसकी नजर से आदमी डर गया। घबराहट में उसने चाकू छोड़ दिया। शाशा ने तुरंत चाकू पलट लिया। उसी क्षण एक अजनबी याद उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। शाशा पूर्वी महाद्वीप में प्रधानमंत्री के निवास की दूसरी बेटी थी। वह जन्म से ही मूर्ख थी। 4 साल पहले उसकी पवित्रता लूट ली गई थी और वह गर्भवती हो गई थी। 3 साल पहले उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और पूरे पूर्वी महाद्वीप में सबसे बड़ा कलंक और मजाक का पात्र बन गई। असली शरीर के यहाँ पड़े होने की वजह ये थी कि उसकी जुड़वा बहन कायरा को अचानक दिल की बीमारी हो गई थी। कायरा के प्रेमी चौथे राजकुमार वीरेंद्र ने कहीं से सुन लिया था कि उसके दिल को दवा के मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल करने से कायरा की बीमारी ठीक हो सकती है, इसलिए उसने उसे पकड़ लिया और उसका दिल निकालना चाहता था। किसे पता था कि ज्यादा मात्रा में दी गई दवा अंत में असली मालकिन की जान ही ले लेगी। वह असल में मॉडर्न जमाने की नंबर 1 हत्यारिन थी, जिससे ज़ॉम्बी भी डर के मारे कांपते थे। उसकी सुपर पावर के अपडेट के दौरान एक दुर्घटना हो गई थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे शरीर में जागेगी। जब वीरेंद्र ने देखा कि शाशा सच में विरोध करने की हिम्मत कर रही है, तो उसने उसे क्रूरता से घूरा। बेवकूफ औरत, कायरा का इलाज कर पाना तुम्हारे लिए सौभाग्य है। एहसान फरामोश मत बनो। शाशा ने हथेली के आकार वाला चाकू कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। वे प्रतिक्रिया दे पाते, उससे पहले ही उसने चाकू घुमाया और सटीक रूप से ब्लेड वीरेंद्र की गर्दन की धमनी पर रख दिया। हिलना मत। मेरे हाथ का ये चाकू अंधा है। अपने मालिक की गर्दन पर चाकू देखकर पहरेदार स्वाभाविक रूप से कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे बस देखते रह गए, जबकि शाशा अपने बंधक के साथ रात में गायब हो गई। शाशा आंगन की दीवार तक भागी और हाथ में चाकू उठा लिया। वीरेंद्र का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम क्या करना चाहती हो? मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहती हो? एक पल बाद शाशा ने हाथ उठाया और उसे बेहोश कर दिया। हल्के फुर्तीले अंदाज में वह दीवार पार कर गई। दीवार के पार एक जंगल था और शाशा उसमें दौड़ पड़ी। अप्रत्याशित रूप से अंदर गहराई में एक गर्म पानी का झरना था। उसी समय उसे पीछे से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। कदमों के साथ शोर भरी आवाजें भी आ रही थी। उसे पकड़ना ही होगा, नहीं तो तुम मालिक को जवाब नहीं दे पाओगे। शाशा ने सामने गर्म झरने को देखा और बिना सोचे उसमें कूद गई। पीछे से कदमों की आवाज पास आती गई। शाशा ने सांस रोक ली और गहराई में तैरने लगी। कुछ अज्ञात समय तक तैरने के बाद उसका सिर अचानक किसी चीज से टकरा गया। वह प्रतिक्रिया देती, उससे पहले ही उसकी गर्दन पकड़ ली गई और उसे पानी से बाहर उठा लिया गया। छपाक, पानी चारों ओर उछल गया। शाशा की नजर साफ हुई और उसके सामने एक नंगा सीना दिखाई दिया। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। बदतमीज, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। शाशा अपनी ही लार से खांस गई।
संभल पाती उससे पहले ही उसकी ठुर्री पकड़कर ऊपर देखने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसकी नज़र एक जोड़ी जानलेवा आंखों से टकराई। वे आंखें बेहद खास थीं। एक पूरी तरह काली थी और दूसरी में अलग सी पुतली थी जो बैंगनी रोशनी से चमक रही थी। आंखें ठंडी थीं और दबा हुआ तीव्र आभामंडल बाहर निकाल रही थी। तभी एक धीमी, अनजानी पुरुष आवाज सुनाई दी। बताओ, तुम्हें किसने भेजा? उस आदमी के नैन नक्श बेदाग थे और उसकी रूपरेखा मानो किसी भूत की कुल्हाड़ी से तराशी गई हो, बिल्कुल परफेक्ट। उसने शर्ट नहीं पहनी थी और उसके सीने पर पानी की बूंदें थीं। धुंध में वह ऐसे लग रहा था जैसे नहाकर निकला हुआ कोई बेहद खूबसूरत आदमी हो। लेकिन साशा के पास उसे निहारने का मूड नहीं था। आखिर उसकी जान ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसकी आस्तीन हिली, मगर मुक्का मार पाती उससे पहले ही उसके हाथ पकड़ लिए गए। इस तरह वे और भी करीब हो गए। साशा ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दूर करने के बजाय उसे उन मजबूत बाहों ने और कसकर पकड़ लिया। आदमी की गर्म सांस उसकी गर्दन पर पड़ रही थी। उसका हल्का सा उठा हुआ नर्म शरीर उस आदमी के सीने से सट गया और उसकी गर्मी पतली शर्ट के आर पार फैल गई। साशा का पूरा शरीर तुरंत ढीला पड़ गया। उसके गुलाबी गाल ऐसे लाल हो गए जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। उसके नाजुक होठों से हल्की कराह निकल गई, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा ये बस दवा के असर का साइड इफेक्ट है। उसी क्षण आदमी की आंखें अचानक बदलती हुई लगी। हत्या की मंशा गायब हो गई और उनकी जगह अजीब सा सुर्ख रंग भर गया। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था, भारी सांसें गले में दब रही थी। उसकी आवाज रेत की तरह खुरदुरी और बेहद भारी थी। तुमने मुझे कौन सी दवा दी? दवा? साशा के गुलाबी होंठ हल्के से खुले, उसने ठुर्री उठाई। उसकी आंखों में घमंड की झलक थी। तुम मुझे क्या समझ रहे हो? ऐसी घटिया दवाओं से खेलकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करती। तो क्या हुआ अगर वह हैंडसम था? यह आदमी शायद पागल ही था। आदमी उसे घूरता रहा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। करीब 2 सेकंड तक वह उलझन में रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। अचानक उसने हाथ बढ़ाकर उसके कपड़ों का कॉलर खींचा। जब उसकी खुरदुरी उंगलियां उसकी हल्की ठंडी त्वचा को छुई, जहां जहां उसने छुआ वहां सुन्नपन फैल गया, जिससे साशा के मुंह से फिर एक कराह निकल गई। बदतमीज, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। साशा उसे ठंडे स्वर में डांटना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द अजीब तरह से नर्म थे, उनमें हल्की सी नखरे वाली मिठास भी थी। तुम कौन हो? आदमी की हालत उससे भी खराब लग रही थी। उसका चेहरा असामान्य रूप से लाल था, आवाज और भी खुरदुरी हो गई थी, फिर भी उसने उसकी पतली कमर को कसकर पकड़े रखा। साशा को किसी के इतने करीब रहना पसंद नहीं था। उसने पूरी ताकत से उस सख्त सीने और पतली कमर को धक्का दिया, लेकिन उसका मचलना उस आदमी के लिए किसी और तरह की उकसाहट बन गया। धत, मत हिलो। बताओ तुम कौन हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। जाओ भाड़ में, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। साशा हमेशा से जंगली स्वभाव की थी। हाथ पैर बंधे होने के बावजूद उसने सिर आगे झटका और उसकी खूबसूरत थोड़ी पर जोर से मारा। जैसे ही उसका ध्यान भटका, वह छूटकर पूरी ताकत से किनारे की ओर तैर गई। रूथ ने भागती हुई आकृति को देखा और उसके दिमाग में एक धुंधली याद उभरी। करीब 4.5 साल पहले उसके खिलाफ साजिश रची गई थी और उसे जहरीला कीड़ा जादू दिया गया था। जब उस जहर का असर बढ़ा, तो उसने अनजाने में एक अजनबी औरत के साथ संबंध बना लिया था। उस समय वह इतना होश में नहीं था कि उस औरत का चेहरा याद रख सके। उसे सिर्फ उसके कंधे पर बना खास जन्मचिन्ह याद था। उस जहरीला कीड़ा जादू का नाम था प्रेम बीज। इस जहर से प्रभावित लोग अगर शारीरिक संबंध बनाते, तो उनके बीच घातक आकर्षण पैदा हो जाता। यही वजह थी कि अभी वह उस औरत के साथ अपना नियंत्रण खो बैठा था। इसके अलावा, यह जहर उनकी जिंदगियों को भी बांध देता था। अगर उनमें से एक मर जाए, तो दूसरा अकेले जीवित नहीं रह सकता था। इसलिए, जब तक वह इस जहरीला कीड़ा जादू का इलाज नहीं कर लेता, ये औरत मर नहीं सकती थी। मानस, उसका पीछा करो। मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। जी। जंगल से एक साफ आवाज आई। एक काली परछाई साशा के पीछे दौड़ पड़ी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। हेलो फ्रेंड्स, बीच में रोकने के लिए माफ कीजिए, बस एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप इस कहानी का अगला भाग मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे टेलीग्राम स्टोरी चैनल को अभी ज्वाइन कर लें। इस कहानी के आगे के सभी पार्ट्स वहां पहले से उपलब्ध हैं और हर दिन नई नई कहानियों के अपडेट भी मिलते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, वहां आपको 800 से भी ज्यादा पूरी कहानियां और उनके सभी पार्ट्स मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से कभी भी सुन या पढ़ सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज जरूर देख लें। वहीं से आपको सभी कहानियां आसानी से मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। अब बिना देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्माइल। माँ, स्वीटी और भैया अच्छे रहेंगे। हम अच्छे रहेंगे। हमें छोड़कर मत जाना, ठीक है? साशा को नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तेजी से प्रधानमंत्री निवास की ओर लौटी, लेकिन दरवाजे पर 2 नौकरों ने उसे रोक लिया। दूसरी मिस, आप गलत रास्ते पर जा रही हैं। साशा ने भौहें सिकोड़ ली और रास्ता रोकने वाले दोनों लोगों को नाखुशी से देखा। क्या ये प्रधानमंत्री का निवास नहीं है? नौकर ने तिरस्कार से हंसते हुए व्यंग्य में जवाब दिया। ये सच है कि यह प्रधानमंत्री का निवास है, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत पहले आदेश दे दिया था। दूसरी मिस, आपने वे बेशर्म काम किए हैं। प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा के लिए आप सामने वाले दरवाजे का इस्तेमाल नहीं कर सकती। पीछे आंगन में कुत्ते का छेद है। आपको वहीं से जाना चाहिए। कुत्ते का छेद। साशा ने इस शब्द को जोर से दोहराया और उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। जिसे रेंगकर कुत्ते के छेद से जाना हो, वह जाए। वह, साशा, कभी झुककर कुत्ते के छेद से नहीं जाएगी। मेरे रास्ते से हटो, साशा चिल्लाए। उसकी आंखें हवा जैसी ठंडी थीं। एक पल में दोनों नौकर उसकी नजर से ही सन रह गए। जब उन्हें होश आया, तो उन्होंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। साशा का शरीर लहराया और उसने फुर्ती से बचाव किया। उसने पलटकर 2 मुंह के मारे और सही निशाने पर उनकी कनपटियों पर लगे, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। फिर वह शालीनता और शांति से प्रधानमंत्री निवास के दरवाजे से अंदर चली गई। अपने दिमाग में मौजूद असली मालकिन की यादों के अनुसार उसने वह जगह ढूंढ ली जहां इस शरीर की असली मालकिन और दोनों बच्चे रहते थे, अस्तबल के पास एक छोटा सा लकड़ी का शेड। जब उसने चरमराता लकड़ी का दरवाजा खोला, तो उसने 2 नंगे बच्चों को जंजीरों से बंधा हुआ देखा। टूटी हुई भूसे की चटाई पर बैठे उन 2 छोटे गोल मटोल बच्चों ने साशा को देखा, और उनकी बड़ी काली अंगूर जैसी आंखें चमक उठी। उन्होंने फूंकारते हुए प्यारी आवाज में उसे माँ कहकर पुकारा। साशा तुरंत उनकी मुलायम छोटी आवाजों से मोहित हो गई। उसी समय उसका दिल दर्द से भर गया। असली मालकिन बेवकूफ और कमजोर थी। वह खुद इंसान की तरह नहीं जी पाई, तो इन 2 बच्चों की रक्षा कैसे कर पाती? प्रधानमंत्री हवेली में हर कोई कहता था कि मूर्ख के बच्चे भी मूर्ख होते हैं। इसलिए दोनों बच्चों को जन्म से ही यहाँ बंद करके रखा गया था। असल में दोनों बच्चे मूर्ख नहीं थे, बल्कि सामान्य बच्चों से भी ज्यादा समझदार थे। उन्होंने 1 साल का होने से पहले ही चलना और बोलना सीख लिया था। उनमें से किसी का भी नाम नहीं था। असली मालकिन ने कभी ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उसने अपने पसंदीदा खाने के नाम पर दोनों छोटे बच्चों का नाम रख दिया, बन और स्वीट केक। बन बड़ा भाई था और स्वीट केक छोटी बहन। दोनों बच्चे साफ तौर पर कुपोषित थे। वे ऐसे दुबले थे जैसे अभी अभी 1 महीने के हुए बिल्ली के बच्चे हों। शायद जुड़वा होने की वजह से उनके चेहरे के नैन नक्श बहुत मिलते जुलते थे। माँ, स्टीम्ड बन खाओ। बड़ा भाई होने के कारण बन थोड़ा ज्यादा बहादुर था। उसने फटे हुए कंबल से आधा बन निकाला और साशा की ओर बढ़ाया, अपने छोटे दांत दिखाते हुए खुशामदी मुस्कान दी। उसकी बहन स्वीट केक शर्मीली और डरपोक छोटी लड़की थी। उसकी आवाज भी बहुत धीमी थी। माँ, खाओ, स्वीट केक पानी पीकर ही पेट भर लेगी। ये कहते हुए उसने अपनी दुबली पतली छोटी बाहों से सामने रखे टूटे मिट्टी के कटोरे को खींचने की कोशिश की। कटोरे में भरा पानी गंदा था और उसमें बहुत सारी रेत जमी हुई थी। ये देखकर साशा ने तुरंत उसे रोक दिया। मत पियो, पानी बहुत गंदा है। छोटी स्वीट केक ने अपनी बड़ी, खूबसूरत, रत्न जैसी आंखें झपकाईं, जो उलझन से भरी थी। उसे समझ नहीं आया कि माँ पानी को गंदा क्यों कह रही है, क्योंकि वे हमेशा ऐसा ही पानी पीते थे। लेकिन उसके भाई ने कहा था कि माँ सही है। उन्हें माँ की बात माननी चाहिए। साशा ने वह बन लिया जो न जाने कितने दिनों से पड़ा था और पहले ही फफूंदी लगकर खट्टा हो चुका था। उसने हाथ उठाकर उसे बाहर फेंक दिया। ये चीज बिल्कुल नहीं खाई जा सकती थी। माँ को बन फेंकते देख बन निराश हो गया। वह और उसकी बहन भूखे थे, फिर भी उसे खाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। स्वीट केक की आंखों में आंसू भर आए। क्या माँ उनसे नाराज हो गई थी? माँ, स्वीटी और भैया अच्छे रहेंगे। हम अच्छे रहेंगे। हमें छोड़कर मत जाना, ठीक है? साशा ने अपनी आस्तीन पकड़ती उस छोटी डरपोक हथेली को देखा और समझ गई कि उसके व्यवहार ने इन दोनों छोटे गोल मटोल बच्चों को चोट पहुंचाई है। उसने जल्दी से समझाया, मैं तुम्हारी भावना समझती हूँ, लेकिन वह बन पहले ही फफूंदी लगा हुआ है। उसे खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे।
चारों ओर बिखरे हुए गंदे माहौल को देखते हुए साशा आह भरे बिना नहीं रह सकी। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था कि ये दोनों बच्चे अब तक जिंदा थे। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। जल्दी मेरा ब्लैक वुल्फ लेकर आओ। मैं इन दोनों छोटे हरामियों का मांस उसे खिलाऊंगा। बन ने सिर तिरछा किया और हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। लेकिन अगर माँ नहीं खाएंगी तो उन्हें भूख लगेगी। उसे पता था भूखा रहना बुरा होता है। छोटी स्वीट केक ने सिर हिलाया और धीरे से दोहराया, हाँ, मैं नहीं चाहती कि माँ भूखी रहें। इस निवास में असली मालकिन और उसके दोनों बच्चों को कभी पेट भर खाना नहीं मिलता था। हर बार उन्हें हवेली के नौकरों के बचे खुचे खाने दिए जाते थे। कभी कभी अगर हवेली के लोग उन्हें खाना देना भूल जाते तो तीनों भूखे ही रह जाते। जब होस्ट को भूख लगती तो वह केवल कुत्ते के छेद से रेंगकर बाहर जाकर खाना ढूंढ सकती थी। इसी वजह से इतनी छोटी उम्र में ही दोनों बच्चों ने बहुत कष्ट झेला था। साशा पहले ही गुस्से से भरी हुई थी। अब इन दो सताए हुए बच्चों को देखकर उसके दिल का गुस्सा और भड़क उठा। यहीं रुको, मैं कुछ खाने को ढूंढ कर लाती हूँ। लेकिन वह कुछ कर पाती उससे पहले ही मुसीबत खुद चलकर आ गई। अरे गंदी बेवकूफ, इस बार किस जंगली आदमी के साथ रंगरेलियां मना कर आई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुख्य दरवाजे से वापस आने की? तुमने हमारे प्रधानमंत्री भवन की नाक कटवा दी। पीछे से बदसूरत गालियां सुनाई दी। चिढ़कर उसने भौहें सिकोड़ ली और मुड़कर देखा। लकड़ी के शेड के बाहर लोगों का एक झुंड खड़ा था। सबसे आगे एक भारी भरकम नौजवान था जिसने कढ़ाईदार कपड़े पहने थे। वह लगभग 15-16 साल का था और उसके चेहरे पर क्रूर भाव थे। वह था हवेली का सबसे बड़ा युवा मास्टर, कारव, असली मालकिन का छोटा भाई। बन और स्वीट केक ने भी कारव को पहचान लिया। वे चिंता से साशा को देखते हुए हल्के से कांप उठे। बड़ा बुरा आदमी आ गया। माँ, भागो। बन ने जल्दी प्रतिक्रिया दी और जोर से साशा को भागने की चेतावनी दी। स्वीट केक को याद आ गया कि कारव ने उसे कैसे सताया था। वह डर से रोने लगी। उसका छोटा शरीर कांपने लगा। मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। बुरा आदमी, बुरा आदमी। माँ, भागो, भागो। साशा को भी असली मालकिन की यादों से समझ आ गया कि इन दोनों छोटे गोल मटोल बच्चों की भावनाएं अचानक क्यों बेकाबू हो गईं। कारव प्रधानमंत्री हवेली का छोटा अत्याचारी था। इतनी कम उम्र में ही उसके तरीके बेहद क्रूर थे। वह तरह तरह से असली मालकिन और दोनों बच्चों को सताता था। ऐसे भी मौके आए थे जब दोनों बच्चे लगभग उसकी वजह से मर ही गए थे। बन का एक हाथ उसी ने तोड़ दिया था, जो अब तक ठीक नहीं हुआ था। साशा की आंखों में खतरनाक चमक कौंधी। उसने दो पुराने कपड़े उठाकर दोनों नंगे बच्चों के शरीर पर लपेट दिए। उसने हाथ उठाकर धीरे से उनके सिर सहलाए और उन्हें दिलासा दिया, डरो मत, माँ यहाँ है। कारव ने उन दोनों छोटे हरामियों की ओर देखा और आंखें घुमाई। उसने पीछे खड़े नौकरों की ओर हाथ हिलाया, जल्दी मेरा ब्लैक वुल्फ लेकर आओ। मैं इन दोनों छोटे हरामियों का मांस उसे खिलाऊंगा। जिसे तथाकथित ब्लैक वुल्फ कहा जा रहा था, वह असल में ज्यादातर लोगों से भी ऊंचा एक नीली आंखों वाला काला भेड़िया था। ये भेड़िया उन भेड़ियों से अलग था जिन्हें साशा ने पहले देखा था। स्वर्णद्वीप महाद्वीप में इंसान साधना करके आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करते थे, जबकि जानवर साधना करके राक्षसी पशु बन जाते थे। जितना ऊंचा स्तर, उतनी ज्यादा उनकी लड़ने की ताकत। यह नीली आंखों वाला काला भेड़िया 5 सितारा राक्षसी पशु की श्रेणी में आता था। उसमें भेड़िए की प्रकृति थी, खून का प्यासा और लड़ाकू। लेकिन आकार में वह भेड़िए से भी बड़ा और ज्यादा भयानक था। इस समय वह जीभ बाहर निकाले लार टपका रहा था। उसके बेहद तेज दांत ठंडी तलवारों जैसे लग रहे थे। बन ने इतना बड़ा जीभ पहले कभी नहीं देखा था। वह डर गया, लेकिन उसे अपनी बहन की चिंता थी। उसने उसे पीछे खींच लिया और सीना तानकर खड़ा हो गया। अगर खाना है तो मेरा मांस खाओ, स्वीट केक को मत खाना, उसे दर्द से डर लगता है। मुझे नहीं। स्वीट केक स्वभाव से ही डरपोक थी। अब वह डर के मारे सुन्न हो गई थी। उसकी बड़ी काली आंखें भय से भरी थीं। साशा आगे बढ़कर दोनों बच्चों के सामने खड़ी हो गई। उसकी नजर उस विशाल भेड़िए पर गई। उसकी काली आंखों से ठंडी, जानलेवा चमक निकल रही थी। जैसे ही वह भेड़िए को मारने वाली थी, विशाल भेड़िया अचानक सिसकने लगा और उसके सामने झुक गया। ब्लैक वुल्फ, तुम क्या कर रहे हो? मैं आदेश देता हूँ, उन दो छोटे हरामियों को काटकर मार डालो। कारव ने देखा कि उसका हरे आंखों वाला काला भेड़िया झुक गया है। वह गुस्से में दहाड़ा और उसके गले की चमड़े की रस्सी खींची। भेड़िया बिल्कुल नहीं हिला। वह बस सिर झुकाकर साशा की ओर देखता रहा।
वह भेड़िया नहीं, बल्कि किसी छोटे पिल्ले जैसा लग रहा था। आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। माँ, ये चीजें जल्दी वापस कर दो, नहीं तो वे तुम्हें मार डालेंगे। शाशा उस विशाल ब्लैक वुल्फ के समर्पण वाले अंदाज से पूरी तरह परिचित थी। महाविनाश के दौर में कुछ खतरनाक जानवर उसे देखकर बिल्कुल ऐसे ही बर्ताव करते थे। या तो वे पूंछ दबाकर भाग जाते थे या जमीन पर लेटकर क्यूट बनने का नाटक करते थे। जिस अजीब बूढ़े आदमी ने उसे प्राचीन युद्ध कला सिखाई थी, उसने बताया था कि वे जानवर उसके शरीर में मौजूद किसी शक्तिशाली ताकत को महसूस कर लेते हैं, जो उन्हें उसके सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। ये समझते ही शाशा ने फिर से नीली आंखों वाले ब्लैक वुल्फ की तरफ देखा और चिल्लाई, नीली आंखों वाले ब्लैक वुल्फ, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, यहाँ से निकल जाओ। उसकी बात सुनते ही ठहाकों की आवाज गूंज उठी। ये बेवकूफ क्या कर रही है? क्या इसे लगता है कि 5 सितारा दैत्य जानवर कोई छोटा कुत्ता है? बेवकूफ तो सच में बेवकूफ ही होती है। लेकिन जैसे ही सब हंस रहे थे, नीली आंखों वाला ब्लैक वुल्फ अचानक लुढ़क कर उठा और रस्सी से खुद को छुड़ा लिया। फिर वह आज्ञाकारी ढंग से पूंछ दबाकर पीछे हट गया। उसकी हरकत ने सबको स्तब्ध कर दिया। ये क्या हो रहा था? 5 सितारा दैत्य जानवर, नीली आंखों वाला ब्लैक वुल्फ, इस बेवकूफ की बात क्यों मान रहा था? कारव का चेहरा कांप उठा। उसने गुस्से में पूछा, कमीनी, तुमने मेरे ब्लैक वुल्फ के साथ क्या किया? शाशा की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसके गुलाबी होठों से कुछ छोटे लेकिन खतरनाक शब्द निकले। मैं इसे बाहर भेज रही हूँ ताकि तुम्हें पीटने के लिए जगह खाली हो जाए। इतना कहकर वह झपट कर आगे बढ़ी और अपनी भींची हुई मुट्ठी सीधे कारव के चेहरे पर दे मारी, खास उन जगहों पर जहां ज्यादा दर्द होता है। आखिर में उसने बन को पहले लगी चोट का बदला लेते हुए उसकी कलाई और कोहनी तोड़ दी। अब से जो भी मेरे बच्चों को छुएगा, मैं उसे मार डालूंगी। वह कभी भी छेड़ने लायक इंसान नहीं रही थी। कारव को दर्द से जमीन पर लौटते देख एक नौकर तुरंत आगे बढ़ा और उसे उठाने लगा। जल्दी मालिक और मालकिन को खबर दो, युवा मालिक घायल हो गए हैं। कारव का चेहरा आंसू और नाक के पानी से भीगा हुआ था, लेकिन वह पीछे मुड़कर शाशा को घूरना नहीं भूला। कमीनी, बस तू रुक, मैं पिता से कहूंगा तेरे हाथ कटवा देंगे। शाशा ने तिरस्कार से हंसी उड़ा दी। अच्छा है, वह भी इस बड़े परिवार से हिसाब चुकता करना चाहती थी। कारव के जाने के बाद भी नीली आंखों वाला ब्लैक वुल्फ आंगन में ही था। शाशा ने उसे दरवाजे पर दोनों छोटे गोलू मोलू बच्चों की रखवाली करने को कहा, जबकि वह थोड़ी देर के लिए खाना ढूंढने चली गई। ज्यादा समय नहीं लगा, वह एक खाने का डिब्बा लेकर लौट आई। बन ने खाने को चिंतित चेहरे से देखा। माँ, ये चीजें जल्दी वापस कर दो, नहीं तो वे तुम्हें मार डालेंगे। नन्ही स्वीटी ने जोर से निगल लिया। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था, लेकिन वह खाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। शाशा ने भुने हुए चिकन की टांग तोड़ी और दोनों छोटे बच्चों को एक एक पकड़ा दी। उसने आदेश दिया, तुमने नहीं कहा था कि मेरी बात मानोगे? तो पहले पेट भरो। नन्ही स्वीट केक ने अपनी बड़ी काली अंगूर जैसी आंखें झपकाईं और अपने भाई की ओर देखा। वह धीरे से बोली, भैया, क्या मैं खा सकती हूँ? बन ने सिर हिलाया। हाँ, हमें माँ की बात माननी है। अगर वो चाहती है कि हम खाएं, तो हमें खाना होगा। दोनों बच्चे सिर्फ 3.5 साल के थे। शाशा की निगरानी में उन्होंने आज्ञाकारी होकर पेट भर लिया। खाने के बाद शाशा ने अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में सोचना शुरू किया। ये दुनिया महाविनाश जैसी ही थी, यहाँ ताकतवर का ही सम्मान होता था। लेकिन प्रलय में शक्तिशाली लोग अपनी सुपर शक्तियों पर निर्भर थे, जबकि यहाँ सब कुछ आध्यात्मिक शक्ति की साधना पर आधारित था। जिन लोगों के पास आध्यात्मिक जड़ होती थी, वे आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकते थे और उसे साध सकते थे। दुर्भाग्य से असली मालकिन को बिना आध्यात्मिक जड़ के कूड़ा समझा गया था। क्या वह सच में बेकार थी? शाशा ने असली मालकिन की यादें टटोली और पाया कि जब वह 3-4 साल की थी, तब वह आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। ये क्षमता सिर्फ स्वर्ग स्तर की आध्यात्मिक जड़ वालों में होती है। लेकिन 5 साल की उम्र में वह अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और 3 दिन 3 रात तक बेहोश रही। जब वह जागी, तो वह किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रही थी। संयोग से कुछ ही दिनों बाद उसकी जुड़वा बहन कायरा ने दुर्लभ स्वर्ग स्तर की आध्यात्मिक जड़ प्रकट कर दी। असली मालकिन भले ही मूर्ख थी, लेकिन शाशा नहीं। ये साफ था, उसकी आध्यात्मिक जड़ निकालकर कायरा के शरीर में लगा दी गई थी। इस हवेली में सिर्फ असली मालकिन के माता पिता, प्रधानमंत्री विश्वनाथ और उनकी पत्नी नम्रता
के पास ही आध्यात्मिक जड़ निकालने की क्षमता थी और वे पूरी तरह कायरा के पक्ष में थे। साशा ने हिसाब लगाया, उसके दुश्मन बहुत ज्यादा थे। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। मालिक, वह औरत बदसूरत और बेवकूफ है। मुझे समझ नहीं आता, आपको उसमें क्या पसंद है? डकार, एक जोर की डकार ने साशा का ध्यान वापस खींच लिया। उसने अपने सामने खड़े दो चोटों से भरे पिटे हुए बच्चों को देखा और बेबस होकर आह भरी। काश उसके पास अभी भी उसकी स्पेस होती। दूसरे लोगों की जगह वाली शक्तियों से अलग, उसकी जगह एक पूरा अमर पर्वत थी। उस अमर पर्वत में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत प्रचुर थी। ये किसी की अलौकिक शक्ति बढ़ा सकती थी और वहां अमर झरने का एक तालाब भी था जिसका उपचार करने वाला प्रभाव था। इसी जगह की वजह से वह महाविनाश के बाद की दुनिया में इतनी आराम से जी पाई थी। ये सोचकर उसने अपने कंधे के ऊपर देखा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके बाएं कॉलरबोन के नीचे उसकी जगह वाले निशान जैसा ही एक निशान भी था। क्या उसकी जगह उसके साथ यहाँ भी आ गई थी? साशा उत्सुकता से एक शांत जगह ढूंढकर उस जगह के अंदर चली गई। उसे पता चला कि महाविनाश में उसने जो संसाधन इकट्ठे किए थे वे अभी भी वहीं मौजूद थे। साशा दो साफ कंबल उठाकर लाए और पेड़ से कुछ पके फल तोड़े। बाहर आने से पहले उसने झरने का एक बाल्टी पानी भी भर लिया। उसने झरने के पानी से दोनों बच्चों को धोया। नहाने के बाद दोनों छोटे बच्चों की त्वचा बीमार सी सफेद थी, जैसे उन्होंने बहुत समय से सूरज नहीं देखा हो। चेहरों पर ज्यादा मांस नहीं था, लेकिन वे सच में बहुत सुंदर थे। उनकी बड़ी बड़ी काली अंगूर जैसी आंखें चमक रही थीं। वे बेहद प्यारे थे। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज उनके टखनों में बंधी जंजीर थी। वे चीजें प्रधानमंत्री की पत्नी ने लगवाई थी और चाबी उसी के पास होनी चाहिए। साशा ने नीली आंखों वाले ब्लैक वुल्फ को दोनों छोटे गोलू मोलू बच्चों की रखवाली करने को कहा, जबकि वह खुद प्रधानमंत्री की पत्नी से चाबी लेने के लिए मुड़ी। प्रताप महल के अध्ययन कक्ष में मानस धीमी आवाज में अभी अभी मिली खबर की रिपोर्ट दे रहा था। मालिक, मैंने उस औरत की पहचान पता कर ली है। वह प्रधानमंत्री के घर की दूसरी मिस है। साशा 4 साल पहले उसका अफेयर था और उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब उसे प्रधानमंत्री के घर के पिछवाड़े में रखा जा रहा है। मानस इतने समय से गुप्त रक्षक था, लेकिन उसने कभी अपने मालिक को किसी औरत के लिए भावनाएं रखते नहीं देखा था। काले चंदन की मेज पर रखा विशाल रात का मोती हल्की ठंडी रोशनी बिखेर रहा था। वहां बैठा आदमी बेहद सुंदर चेहरे वाला था। उसका असाधारण रूप ऐसा लगता था मानो देवी दामिनी की सबसे बारीक कृति हो। उससे एक कुलीन और असाधारण आभा निकल रही थी, जैसे कोई अमर हो। ऐसे अमर का नश्वर दिल होना ही मुश्किल था। उसने नहीं सोचा था कि वह ऐसी दयनीय औरत से मिलेगा। मानस को अपने मालिक के लिए दिल से दुख हुआ। रूथ का जैद की कलम पकड़े हाथ हल्का सा रुक गया। स्याही एक जगह जम गई और उसकी आंखें गहरी हो गईं। 2 बच्चे, जी, जुड़वा हैं। बड़ा भाई है और छोटी बहन। अभी 3.5 साल के हैं। 3.5। रूथ ने अपनी उंगली में पहनी भंडारण अंगूठी को सहलाया। उसकी भावनाएं डगमगा उठी। उसे तुरंत कुछ समझ आया। 10 महीने का गर्भकाल देखने से लगता है कि वे दोनों बच्चे बहुत संभव है उसके ही खून के हों। रूथ उस औरत से ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहता था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ऐसा हादसा हो जाएगा। अगर वे दोनों बच्चे उसके खून के हैं, तो वे बाहर भटक नहीं सकते। जाओ, उस औरत और बच्चों को ले आओ। मैं उन्हें खुद देखना चाहता हूँ। मानस को उम्मीद नहीं थी कि उसका मालिक उस बदसूरत लड़की के लिए इतना अड़ा हुआ होगा। एक पल के लिए वह नियम भूल गया और सलाह देने लगा। मालिक, वह औरत बदसूरत और बेवकूफ है। मुझे समझ नहीं आता, आपको उसमें क्या पसंद है? रूथ ने ठंडी नजर से देखा। उसने कब कहा कि उसे वह औरत पसंद है? 4.5 साल पहले। कालपंख पर्वत। उसके पतले होठों से कुछ शब्द स्पष्टीकरण के रूप में निकले। मानस का दिमाग गूंज उठा। 4.5 साल पहले। मालिक, क्या आपका मतलब है कि दूसरी मिस साशा वही व्यक्ति है जिसे आप ढूंढ रहे थे? तो क्या वे दोनों छोटे बच्चे छोटे मालिक हुए? ये समझते ही मानस का रवैया पूरी तरह बदल गया। ओह नहीं, दूसरी मिस साशा ने अभी सिंह परिवार के उस छोटे तानाशाह को मारा है। मुझे डर है अब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। रूथ ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखें गहरी हो गईं और वह खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री के घर चलो। उस औरत की जान उसके लिए महत्वपूर्ण थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। क्या भूत राजा, वह इस कमबख्त लड़की से क्यों मिलना चाहता है?
प्रधानमंत्री की पत्नी नम्रता ये सुनते ही गुस्से से पागल हो गई कि उसके लाडले बेटे की बांह शाशा ने तोड़ दी है। जैसे ही वह शाशा से हिसाब चुकता करने ही वाली थी, वह खुद उसके दरवाजे पर आ पहुंची। कमबख्त लड़की, तू सही समय पर आई है। कोई है, इसकी बांह तोड़ दो। शाशा ने सामने खड़ी आलीशान कपड़े पहनी औरत को पहचान लिया। वह असली मालकिन की मां थी। शायद असली मालकिन की इस औरत से जुड़ी दुख भरी यादें उसके दिमाग में आ गईं, इसलिए उसने हल्का सा भान सिकोड़ लिया। असली मालकिन इस औरत को अपनी मां मानती थी, लेकिन इस औरत की नज़र में असली मालकिन शायद सड़क के कोने पर पड़े किसी लावारिस जंगली कुत्ते से भी बदतर थी। शाशा इस शरीर की असली मालिक नहीं थी, इसलिए वह यहाँ बेवकूफ़ों की तरह खड़ी होकर दूसरों से मार और गालियां नहीं खाने वाली थी। जैसे ही नम्रता ने बात खत्म की, एक बूढ़ी दाई आस्तीन चढ़ाए उसकी ओर झपटी। उसने पैर उठाकर लात मारने की कोशिश की। शाशा पहले से ही अंदाजा लगा चुकी थी कि इस बार उसे हाथ उठाना पड़ेगा, इसलिए उसने पहले ही अपनी स्पेस से तलवार निकाल ली थी। ये तलवार उसने पहले स्वर्णदीप महाद्वीप के स्पेस अमर पर्वत से उठाई थी। ये छोटी नहीं थी और इस पर कोई सजावट भी नहीं थी। दिखने में बड़ी भी नहीं लगती थी, और काली धार पर कुछ छेद भी थे, लेकिन इसी चीज से उसने हजारों ज़ॉम्बी और खतरनाक जानवर मार गिराए थे। ये बेहद दुर्लभ और तेज हथियार था। बूढ़ी दाई ने आस्तीन हिलाई। उसकी हथेली में चांदी जैसी चमक कौंधी। वह चिल्लाई और फिर से झपटी। शाशा बिल्कुल नहीं घबराई। उसने हाथ उठाया और सीधा वार कर दिया। एक पल में खून चारों तरफ उछल गया। चीख के साथ कटी हुई बांह जमीन पर गिरकर लुढ़क गई। दृश्य बेहद खूनखराबे वाला और अजीब था, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। आंगन के बीचों बीच शाशा की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं और उसकी पीठ सीधी तनी हुई थी। भले ही उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके अंदर से एक जन्मजात घमंड और दबदबा झलक रहा था। तलवार की नोक दाई की ओर तनी थी। उसकी आवाज हल्की लेकिन ठंडी थी। पिछले 3.5 साल में तुमने मेरे 2 छोटे गोलू मोलू बच्चों के साथ जो किया, उसके बदले तुम्हारी एक बांह लेना ज्यादा नहीं है। इस वक्त शाशा के चारों ओर का आभामंडल बेहद डरावना और शक्तिशाली था। एक नज़र में वह ऐसे लग रही थी जैसे नरक से लौटी कोई असुर, खून की प्यासी, घमंडी, और बिल्कुल भी मूर्ख नहीं। नम्रता ने चुपके से मुठियां भींच लीं। उसका दिल जोर से धड़क उठा। ये बेवकूफ लड़की अचानक किसी और इंसान जैसी क्यों लग रही है? क्या यह अपनी पागल बीमारी से ठीक हो गई? फिर उसने सोचा, तो क्या हुआ अगर यह बेवकूफ नहीं रही? इसकी आध्यात्मिक जड़ तो पहले ही निकाल दी गई है। ये कर ही क्या सकती है? वह तुरंत तिरस्कार से हंसी और बोली, कमबख्त लड़की, तुझे किसने हिम्मत दी कि तू घर में लोगों को घायल करे? घुटनों के बल बैठ जा। शाशा ने होंठ हल्के से टेढ़े किए और ठंडी नजर से उसे देखा। घुटनों के बल, क्या तुम उसके लायक हो? नम्रता को उम्मीद नहीं थी कि यह बेवकूफ लड़की उसकी बात टालने की हिम्मत करेगी। वह तुरंत आग बबूला हो गई और अपनी हथेली में आध्यात्मिक शक्ति जमा कर ही रही थी कि उसे सबक सिखाए। तभी नौकर ने आकर खबर दी, मालिक ने दूसरी मिस को बैठक में बुलाया है। प्रताप महल के राजा उनसे मिलना चाहते हैं। क्या? भूत राजा? वह इस कमबख्त लड़की से क्यों मिलना चाहता है? नम्रता हैरान और उलझन में पड़ गई। खबर लाने वाला नौकर भला क्या जवाब देता? उसे खुद कुछ नहीं पता था। अगर कोई और होता तो नम्रता मना भी कर देती, लेकिन वह हत्यारा देवता जैसा आदमी मशहूर था, उससे उलझना ठीक नहीं था। उसे मजबूरन शाशा के साथ चलना पड़ा, देखने की आखिर मामला क्या है। प्रताप महल का राजा। शाशा उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने सुना कि असली मालकिन का पक्षपाती पिता विश्वनाथ भी वहां है, तो उसने तय किया कि आज ही सिंह परिवार से जुड़े सारे झंझट एक साथ निपटा देगी। अल्पविराम, वे बैठक में दाखिल हुए। औरत ने तुरंत मेज के सिरहाने बैठे आदमी को पहचान लिया। वह वही आदमी था जिससे वह पहले गर्म झरने में सिर टकरा चुकी थी। तभी शाशा को उसकी असली पहचान याद आई। कहा जाता था कि पूर्वी महाद्वीप का राजा रुद्र जन्म से ही भूत जैसी आंखों वाला है। वह लोगों की जान छीन सकता है, अकेले रहने के लिए पैदा हुआ है, उसका स्वभाव अजीब और उसके काम बेहद सनकी हैं। सामने बैठा आदमी वही होना चाहिए। उसकी नज़र उसके खूबसूरत ठुड्डी पर पड़े नीले निशान पर गई। शाशा ने मन ही मन सोचा, नहीं, कहीं यह आदमी मुझसे हिसाब बराबर करने तो नहीं आया। इतनी सी चोट के लिए क्या सच में जरूरत थी? वैसे भी कौन ज्यादा पीड़ित हुआ, ये तो कोई नहीं जानता। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। हेलो फ्रेंड्स, बीच में रोकने के लिए माफ कीजिए, बस एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप इस कहानी का अगला भाग मिस नहीं करना चाहते,
तो हमारे टेलीग्राम स्टोरी चैनल को अभी ज्वाइन कर लें। इस कहानी के आगे के सभी पार्ट्स वहां पहले से उपलब्ध हैं और हर दिन नई नई कहानियों के अपडेट भी मिलते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, वहां आपको 800 से भी ज्यादा पूरी कहानियां और उनके सभी पार्ट्स मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से कभी भी सुन या पढ़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज जरूर देख लें। वहीं से आपको सभी कहानियां आसानी से मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। अब बिना देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्माइल। मुझे नहीं पता कब मैं जंगली मर्द बन गया और मेरा खून नाजायज हो गया। साशा ने होंठ भींचे और तलवार हाथ में लेकर रुद्र के पास चली गई। रुद्र के पीछे खड़े पहरेदारों ने जैसे ही उसे हथियार के साथ आगे बढ़ते देखा, वे उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे। साशा 2 कदम की दूरी पर रुक गई और साफ आंखों से उसे देखते हुए बोली, तुम उस दिन गर्म झरने में, मेरा इरादा तुम्हारे नहाने में खलल डालने का नहीं था। तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरा सिर तुम्हारी ठुड्डी से टकरा गया। मुझे लगा हम बराबर हो गए थे। रुद्र की आंखें गहरी हो गईं, लेकिन उसके बोलने से पहले ही बगल में खड़े विश्वनाथ ने सबसे पहले डांट लगाई। साशा, तुम कर क्या रही हो? प्रताप महल के राजा से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी के अभी घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। साशा ने नजर घुमाकर विश्वनाथ को ऊपर से नीचे तक देखा। वह करीब 30 साल का था और पहली श्रेणी के अधिकारी की पोशाक पहने था, जिस पर अमर सारस की कढ़ाई बनी थी। देखने में साफ सुथरा और विद्वान लगता था, लेकिन साशा जानती थी कि उसके तरीके बिल्कुल भी साफ नहीं थे। उसने भान सिकुड़ते हुए कहा, इतनी जल्दी मत करो, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। तुमसे हिसाब बाद में होगा। विश्वनाथ ऊंचे पद पर था। पूरे पूर्वी महाद्वीप में बहुत कम लोग थे जो उस पर ऊंची आवाज उठा सके, और वह भी साशा, जिसे वह बचपन से सड़क के जंगली कुत्ते से भी बदतर समझता आया था। वह तुरंत आग बबूला हो गया। मेज पर रखा प्याला उठाया और साशा की ओर फेंक दिया। हालांकि साशा के पास आध्यात्मिक शक्ति का साधन नहीं था, लेकिन उसकी हड्डियों में कुछ गुण गहरे खुदे हुए थे, जैसे तेज चेतना, पैनी नजर और प्राचीन युद्ध कला की चालें। वह फुर्ती से घूमी और उड़ते प्याले से बच गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका कुत्ता उसके खिलाफ खड़ा होगा। विश्वनाथ का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने मेज पर जोर से हाथ पटका और चिल्लाया, मुझे लगता है तुम बगावत करने वाली हो। ये कहकर उसने हथेली में आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठी की और साशा पर वार कर दिया। रुद्र ने उस आध्यात्मिक ऊर्जा और हत्या की नीयत को महसूस किया। उसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी चमकी। उसने बस हल्के से हाथ हिलाया और विश्वनाथ की आध्यात्मिक शक्ति को रोक दिया। दोनों की साधना का स्तर बराबर नहीं था। अगले ही पल विश्वनाथ अपनी कुर्सी समेत उलट गया। प्रताप महल के राजा, आपका क्या मतलब है? विश्वनाथ थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था, लेकिन उसने गुस्सा काबू में रखा। दांत भींच लिए। रुद्र का चेहरा बिल्कुल शांत था, न खुशी न गुस्सा। उसके पतले होंठ हल्के से हिले। आज से यह मेरी सुरक्षा में है, इसे हाथ मत लगाना। विश्वनाथ चौंक गया। साशा ने भी सिर उठाकर भान सिकोड़ ली। उसकी काली आंखों में उलझन झलक उठी। क्या रुद्र बदला लेने नहीं आया था? फिर वह उसकी मदद क्यों कर रहा है? यह आदमी सच में बेहद अजीब और समझ से परे था। नम्रता के चेहरे पर फैली व्यंग्य भरी मुस्कान अचानक रुक गई। क्या इस अभागी लड़की ने भूत राजा को नाराज नहीं किया था? फिर वह उसकी रक्षा क्यों कर रहा है? न जाने इस बदसूरत चेहरे में ऐसा क्या था जो रुद्र की नजर उस पर ठहर गई। नहीं, वह इस कमबख्त लड़की को रुद्र जैसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ने नहीं दे सकती थी। वह तुरंत बोली, प्रताप महल के राजा, शायद आपको पता नहीं, ये लड़की पागल है। हर जगह जंगली मर्दों के साथ सोती फिरती है। पेट से हो गई थी और 2 नाजायज बच्चे भी पैदा किए। इसका शरीर कितना गंदा है, कहना मुश्किल है, शायद इसे कोई बीमारी भी लग चुकी हो। ये सुनते ही रुद्र की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसने अपनी उंगली में पहनी चिकनी काली जैद की अंगूठी को रगड़ा और धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कब मैं जंगली मर्द बन गया और मेरा खून नाजायज हो गया। उस आदमी से रोक न सकने वाली हत्या की आभा निकल रही थी। उसकी गहरी आंखें अंधेरी हो उठी। विश्वनाथ और नम्रता दोनों सन्न रह गए। विश्वनाथ की पुतलियां सिकुड़ गईं। तुम्हारा मतलब है, वो दोनों बच्चे? ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? साशा ने हल्का सा भान सिकोड़ लिया। यहाँ तक कि वह भी कहानी के इस मोड़ से हैरान थी। असली मालकिन की पवित्रता खोने के बाद उसके साथ एक हादसा हुआ था। वह सिर के बल गिरी थी। उसकी कुछ यादें खो गई थी। उसे बच्चों के असली पिता का चेहरा तक याद नहीं था।
उसकी पहचान तो दूर की बात थी, लेकिन इस वक्त रुद्र क्यों सामने आया? क्या उसने भी अपनी याददाश्त खो दी थी और अब जाकर कुछ याद आया है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। विश्वनाथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी नस्ल पर जुल्म करने की हिम्मत कैसे हुई? उनकी आंखें मिली। नजरें चुराने की बजाय शाशा ने सीधे सवाल कर दिया। क्या सच में तुम ही उन 2 बच्चों के पिता हो? रुद्र ने उसे बेरुखी से देखा और जवाब दिया, मुझे दूसरों के बच्चों को पालने की आदत नहीं है। शाशा ने एक पल सोचा। उसकी बात वाजिब लग रही थी। भला कौन बिना वजह किसी और के बच्चे पालना चाहेगा? वो भी एक साथ 2-2। ठीक है, दोनों बच्चों की पहचान और जिम्मेदारी की बात बाद में करेंगे। अभी मुझे सिंह परिवार से अपना हिसाब साफ करना है। बहुत कुछ चल रहा था, उसे सब कुछ एक एक करके निपटाना था। रुद्र को लगा था कि उसकी पहचान जानने के बाद वह उससे सिंह परिवार को संभालने की भीख मांगेगी, लेकिन उम्मीद के उलट इस औरत का उसे मनाने का कोई इरादा ही नहीं था। शाशा अब सिंह परिवार में रहना नहीं चाहती थी और उसने विश्वनाथ से रिश्ता खत्म करने को कहा। आज के बाद मेरी जिंदगी और इन दोनों बच्चों की जिंदगी का सिंह परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। उसी तरह तुम्हारे सिंह परिवार के साथ जो भी होगा उसका हमसे कोई मतलब नहीं। और हाँ, मुझे अपनी चीजें दूसरों के पास रहना पसंद नहीं है, इसलिए कायरा के शरीर में लगी स्वर्ग स्तर की आध्यात्मिक जड़ मैं खुद वापस लूंगी। सिंह पति पत्नी पहले से भी ज्यादा हैरान रह गए। शाशा की बात उनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। उन्हें शक हुआ कि शायद सामने वाले ने गलती से राज खोल दिया हो, क्योंकि आध्यात्मिक जड़ निकालने की बात बेहद गुप्त थी, सिर्फ वही दोनों जानते थे। यहाँ तक कि कायरा खुद भी नहीं जानती थी कि उसके शरीर में जो स्वर्ग स्तर की जड़ है वह असल में शाशा की है। सबसे पहले विश्वनाथ संभला। उसने खांसकर अपनी घबराहट छुपाई। कमबख्त लड़की, प्रताप महल के राजा के सामने कैसी बकवास कर रही हो? रिश्ता खत्म करने का क्या मतलब? स्वर्ग स्तर की जड़? तुम तो पैदा ही कचरा हुई थी। तुम्हारे पास स्वर्ग स्तर की जड़ कहाँ से आई? ये कहकर उसने रुद्र की तरफ मुस्कुराकर कहा, महाराज, ये लड़की जन्म से ही बेवकूफ है। इसकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। रुद्र ने उसे अर्थपूर्ण नजर से देखा। बेवकूफ? मुझे तो ये बेवकूफ नहीं लगती। नम्रता को भी आखिर होश आया और वह घबरा कर बोली, अभी इसे पागलपन का दौरा पड़ा था। इसने अपने ही भाई की बांह तोड़ दी और दाई की बांह काट दी। यह पागल है। इसकी बकवास मत सुनिए। दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, शाशा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सफाई देने की भी जरूरत नहीं समझी। उसकी ठंडी नजर नम्रता पर टिक गई। दोनों छोटे गोलू मोलू के पैरों में जो बेड़ियां लगी हैं, उनकी चाबी कहाँ है? अभी निकालो। रुद्र की सुनने की शक्ति बेहद तेज थी। ये सुनते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। कौन सी चाबी? बच्चों को जंजीरों में बांधा गया है। शाशा के होंठ हिले और उसने हल्का सा सिर हिला दिया। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी लंबी कौवेसी काली पलकों के नीचे अंधेरी आंखों में भयानक चमक उभरी। उसका शरीर भूत की तरह तेजी से हिला। उसने हाथ बढ़ाकर विश्वनाथ की गर्दन पकड़ ली और उसे बाहर फेंक दिया। विश्वनाथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी नस्ल पर जुल्म करने की हिम्मत कैसे हुई? विश्वनाथ जोर से गिरा। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना छूट गया। उसे कैसे पता होता कि वे 2 नाजायज बच्चे मौत के इस देवता की संतान हैं? हमें नहीं पता था कि वे आपके ही बच्चे हैं। अगर पता होता तो वह उनकी अच्छी सेवा करता। नम्रता के चेहरे से सारा खून उतर गया। उसके पैर कांपने लगे और वह लगभग घुटनों के बल गिर ही गई। उसने तुरंत किसी को चाबी लाने भेजा। शाशा ने चाबी छीनी और बिना एक पल गंवाए तुरंत वापस दौड़ गई। रुद्र भी अपने आदमियों के साथ पीछे पीछे गया। जब उसने दोनों नन्हे बच्चों को टूटी चटाई पर बैठे, जंजीरों में जकड़े हुए, फल खाते देखा, तो उसके अंदर एक अजीब सा भाव उमड़ पड़ा, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वे उसके अपने खून के बच्चे थे, और उसकी जानकारी के बिना यहाँ उन पर जुल्म हो रहा था। रुद्र की आंखें ठंडी हो गईं और उनमें भयानक हत्या की भावना भड़क उठी। प्रधानमंत्री का दफ्तर, वह इसे याद रखेगा। दोनों बच्चों ने अपनी बड़ी काली आंखें फैला दी। पहले उन्होंने शाशा को देखकर मुस्कुराते हुए माँ कहा, फिर चुपके से उसके पीछे आए अजनबियों को देखने लगे। रुद्र और उसके पहरेदारों के चेहरे ठंडे थे, उनमें जरा भी नरमी नहीं थी। बन ने गलत समझ लिया कि वे महल के पहरेदार हैं जो उन्हें चोरी से स्वादिष्ट खाना खाने की सजा देने आए हैं। वह घबरा कर बोली, अगर पकड़ना है तो मुझे पकड़ो। वो सारा खाना मैंने अकेले खाया था। स्वीट केक और माँ ने कुछ नहीं खाया।
लिटिल स्वीट केक अपने भाई को ले जाने नहीं देना चाहती थी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, मेरे भाई को मत ले जाओ, मैंने भी खाया है। उन बड़ी आंखों में आंसू चमक रहे थे। दिल तोड़ देने वाला दृश्य था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। हेलो फ्रेंड्स, बीच में रोकने के लिए माफ कीजिए, बस एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप इस कहानी का अगला भाग मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे टेलीग्राम स्टोरी चैनल को अभी ज्वाइन कर लें। इस कहानी के आगे के सभी पार्ट्स वहाँ पहले से उपलब्ध हैं और हर दिन नई नई कहानियों के अपडेट भी मिलते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, वहाँ आपको 800 से भी ज्यादा पूरी कहानियाँ और उनके सभी पार्ट्स मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से कभी भी सुन या पढ़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज जरूर देख लें। वहीं से आपको सभी कहानियां आसानी से मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। अब बिना देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्माइल, मानस, उसका दूसरा हाथ भी बेकार कर दो। डरो मत, ये तुम्हें पकड़ने नहीं आए हैं। शाशा ने सिर झुकाकर दोनों छोटे बच्चों के पैरों से बेड़ियां उतारी और साथ साथ उन्हें रुद्र की पहचान समझाई। तुम लोग हमेशा डैडी को ढूंढना चाहते थे ना? लो, ये रहे तुम्हारे डैडी। डैडी, डैडी। उनकी आंखें आसमान के चमकते तारों की तरह जगमगा उठी। ध्यान से देखने पर उनकी आंखों में गहरा बैंगनी रंग भी दिखता था। बन थोड़ा ज्यादा हिम्मती था। उसकी बड़ी काली आंखें सीधे रुद्र पर टिक गईं। अचानक उसने होंठ फुलाए, उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगे। वह रोते हुए बोला, बहुत अच्छा, अब हमारे पास भी पापा हैं। अब हम जंगली बच्चे नहीं रहे। जब स्वीट केक ने अपने भाई को रोते देखा, तो उसकी लंबी पलकों ने तेजी से कुछ बार फुड़फुड़ाया और सुनहरे मोती जैसे आंसू गिर पड़े। दोनों नन्हे बहुत दुख से रो रहे थे। शाशा को बच्चों को चुप कराना नहीं आता था। उसने बन को कंबल में लपेटा और रुद्र की तरफ बढ़ा दिया। इसका दायां हाथ पहले कारव ने तोड़ दिया था। गोद में लेते समय ध्यान रखना, इसे मत छेड़ना। रुद्र ने पहले कभी किसी बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। वह उसे दूर करना चाहता था, लेकिन जब उसकी नजर बन की उम्मीद भरी आंखों से मिली, तो वह बस अकड़कर उसे पकड़ सका। उसकी बाहों में बच्चा लगभग वजनहीन था, लेकिन रुद्र का दिल भारी से भारी होता जा रहा था। वह अभी अभी आसपास का माहौल देख चुका था। साफ था कि इन तीनों ने इतने साल किस तरह की जिंदगी जी है। बन ने अंगूर जैसे बड़े काले नेत्र झपकाए, खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उसके पास माँ भी थी और पिता भी। वह अब जंगली बच्चा नहीं था। उधर शाशा झुकी और लिटिल स्वीट केक को उठा लिया। छोटी लड़की नर्म और बेहद प्यारी थी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि किसी को भी क्यूटनेस से मार दे। उसके नाजुक और बेहद सुंदर चेहरे को देखकर लगता था कि उसने अपने असली पिता का रूप पाया है। जब रूथ ने देखा कि दोनों बच्चे कंबल में लिपटे हुए बिना कपड़ों के हैं, तो उसने हैरानी से पूछा, इनके कपड़े कहाँ हैं? ये कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? शाशा ने जवाब दिया, इनके पास कपड़े ही नहीं हैं। इन्हें यही बंद करके रखा गया था। ये कभी इस घर से बाहर ही नहीं निकले। अगर शाशा के पास इस शरीर की असली मालकिन की यादें न होती, तो उसके लिए यह मानना मुश्किल होता कि जन्म से अब तक इन बच्चों ने कभी कपड़े नहीं पहने। रूथ की आंखों में हत्या की चमक कौंधी। उसने मन ही मन सिंह परिवार का हिसाब नोट कर लिया। अभी तुमने कहा था कि कारव ने इसका हाथ तोड़ा। हाँ, इसलिए मैंने कारव का हाथ बेकार कर दिया, शाशा ने शांत स्वर में कहा। रूथ का आमतौर पर भावहीन चेहरा इस समय अपना गुस्सा छुपा नहीं पा रहा था। उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया, मानस, उसका दूसरा हाथ भी बेकार कर दो। जी। मानस ने मुट्ठी जोड़कर सलाम किया और उड़ता हुआ निकल गया। शाशा ने उसे नहीं रोका। वह कोई संत नहीं थी। अगर रुद्र बच्चों के लिए बदला लेना चाहता था, तो उसे रोकने की कोई वजह नहीं थी। फिर रुद्र ने कहा कि वह उसे और दोनों छोटे बच्चों को शाही महल ले जाना चाहता है। शाशा ने थोड़ा सोचा और हामी भर दी। असली मालकिन के बाहर कोई दोस्त नहीं थे। उसका अकेले बिना ठिकाने के निकल जाना अलग बात थी, लेकिन दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, वह उन्हें लेकर दर दर भटकना नहीं चाहती थी। अभी के लिए प्रताप महल में रहना ही उसका सबसे अच्छा विकल्प था। वैसे भी उसे यह पता लगाने का मौका मिल जाएगा कि असली मालकिन और रुद्र के बीच आखिर हुआ क्या था। मालिक, ये 5 सितारा दैत्य जानवर हमारे पीछे पीछे आ रहा है। इसका क्या करें? जब नीली आंखों वाला ब्लैक वुल्फ शाशा को लिटिल स्वीट केक के साथ आंगन से बाहर जाते देखता है, तो वह पूंछ हिलाते हुए पीछे चल पड़ता है। शाशा जानती थी कि अगर यह ब्लैक वुल्फ यही रहा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने साफ कहा, इस दैत्य जानवर में कुछ समझ है।
इसे बच्चों के साथ रहने दो। प्रताप महल के गुप्त पहरेदार शाही महल के पहरेदारों से भी ज्यादा सख्त थे। उन्हें अपने छोटे मालिक की सुरक्षा के लिए किसी 5 सितारा दैत्य जानवर की जरूरत नहीं थी। फिर भी रूथ ने सिर हिलाकर मंजूरी दे दी। एक दैत्य जानवर तो क्या, वह चाहे तो 10 या 100 भी पाल सकता था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। खुद को क्यों चुटकी काट रहे हो, बन? ये पहली बार था जब बन और स्वीट कैक लकड़ी के गोदाम से बाहर निकले थे, और पहली बार जब उन्होंने गाड़ी में सफर किया था। बाहर हो रही हर चीज उनके लिए नई और रोमांचक थी। वे गाड़ी की खिड़की पर झुककर उन चीजों को देख रहे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, और उत्साह में अपनी छोटी मुट्ठियां कस रहे थे। जब से साशा यहाँ आई थी, उसे पहली बार थोड़ा आराम करने का मौका मिला। वह नर्म गद्दे से टिक गई और बीच बीच में बाहर के चहल पहल वाले बाजार को देखती रही। ये सच में स्वर्णद्वीप महाद्वीप की शाही राजधानी थी। सड़कें चौड़ी थीं और बहुत समृद्ध दिख रही थीं। साशा ने चीनी लगी इमली बेचने वाले की आवाज सुनी और गाड़ी थोड़ी देर रुकवाई। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रुद्र से कहा, मुझे कुछ तांबे के सिक्के उधार दो, मैं कुछ चीजें खरीदने जा रही हूँ। मजबूरी थी। असली मालकिन सच में बेहद गरीब थी, उसके पास एक भी तांबे का सिक्का नहीं था, वरना उसे कोने पर भिखारियों से खाना छीनने के लिए कुत्तों के बिल से रेंग कर बाहर नहीं आना पड़ता। मेरे पास तांबे के सिक्के नहीं हैं। रूथ एक पल के लिए चौंका। हालांकि उसके स्टोरेज रिंग में कुछ क्रिस्टल जरूर थे। साशा कहने ही वाली थी, तुम राजकुमार हो, बाहर निकलते समय कुछ पैसे साथ नहीं रखते। लेकिन तभी किसी ने उसे एक छोटा डिब्बा थमा दिया। रूथ ने उसे लिया और खोला। अंदर अलग अलग आकार के क्रिस्टल भरे हुए थे। ये क्रिस्टल राक्षसी जानवरों के सिर से निकाले जाते थे और सोने से भी ज्यादा कीमती होते थे। एक छोटा एक सितारा क्रिस्टल भी एक छोटे बक्से भर सोने के बराबर होता था। साशा के सामने रखे इस डिब्बे के सारे क्रिस्टल कम से कम 3 सितारा थे। वे अनमोल थे। मुझे तो बस बच्चों के लिए 2 डंडे चीनी इमली के और 2 जोड़ी कपड़े खरीदने हैं। इतने महंगे क्रिस्टल की जरूरत नहीं है, रूथ ने बेपरवाही से कहा। ये तो बस कुछ पत्थर हैं, महंगे नहीं। उसका मतलब था उसकी नजर में ये चीजें पत्थरों से ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर बहस करने का कोई मतलब नहीं था। उसने कुछ टुकड़े उठाए और गाड़ी से उतर गई। ज्यादा देर नहीं लगी, वह खाने और कपड़ों का ढेर लेकर लौट आई। उसने कपड़ों का एक सेट रूथ के हाथ में ठूंस दिया। ये बन के लिए हैं, तुम इसे पहना दो, मैं लिटिल स्वीट कैट को बदल देती हूँ। जब रूथ बन को कपड़े पहना रहा था, उसने उसके शरीर पर पुराने और नए घावों के निशान देखे और टूटी हुई बांह जो गलत तरीके से जुड़ गई थी। ये चोटें कैसे लगी? क्या कारव ने किया? बन ने हाथ में पकड़ी चीनी इमली चाटते हुए आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया। बड़े बुरे आदमी ने किया। और दूसरे बुरे आदमी ने इतनी लंबी सुई से चुभाया। साशा को डर था कि रूथ बन की बात नहीं समझ पाएगा, इसलिए उसने समझाया। बड़ा बुरा आदमी मतलब कारव, दूसरा बुरा आदमी मतलब प्रधानमंत्री की पत्नी नम्रता के पास की दाई। जरूर नम्रता के कहने पर उसने बन और स्वीट केक को यातना दी होगी। लेकिन मैंने उस बूढ़ी औरत की बांह काट दी है। रूथ समझ गया। तो वह अचानक पागल होकर लोगों पर हमला नहीं कर रही थी, वह बच्चों का बदला ले रही थी। फिर भी वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, अगर उसके पास ताकत थी, तो उसने पहले इन बच्चों पर हो रहे अत्याचार को क्यों सहने दिया? क्या वह सच में बेवकूफ थी, या बस नाटक कर रही थी? लेकिन शक अपनी जगह था। कुछ बातें बच्चों के सामने नहीं की जाती। काफी समय बाद प्रताप महल इतना जीवंत हुआ था। हालांकि महल में सिर्फ 3 नए लोग आए थे, लेकिन ये तीनों साधारण नहीं थे। उनके मालिक के पास अब सिर्फ एक औरत ही नहीं, बल्कि 2 वंशज भी थे। अब कौन कहेगा कि उनका राजकुमार अकेले रहने के लिए पैदा हुआ है? लिटिल स्वीट कैट को नींद आ रही थी। जब साशा उसे गाड़ी से उतार कर ले जा रही थी, तब वह उसके कंधे पर ही सो चुकी थी। लेकिन बन अभी भी काफी जोशीला दिख रहा था। उसकी बड़ी काली आंखें पूरी खुली हुई थी। असल में बन को भी नींद आ रही थी, लेकिन वह सोने से डर रहा था। उसे डर था कि अगर वह सो गया, तो उसके पापा गायब हो जाएंगे, और वे फिर उसी जगह लौट जाएंगे, जहां वे जंजीरों में बंधे रहते थे। इसलिए वह चोरी छिपे अपनी जान को छोटी उंगलियों से जोर से दबा रहा था ताकि उसकी आंखें खुली रहें। उसकी यह हरकत देखकर साशा ने भान सिकोड़ ली। खुद को क्यों चुटकी काट रहे हो, बन? पकड़े जाने पर बन डर गया और घबरा गया। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना।
जब से शाशा ने उन दोनों बच्चों को अपने जिम्मे लिया, तब से उसे उन्हें अच्छे से पालना पोसना और सिखाना था। उसकी आवाज में थोड़ी सख्ती थी। माँ को वो बच्चे पसंद हैं जो सच बोलते हैं। झूठ बोलने वाले बच्चे माँ को बिल्कुल पसंद नहीं। बन अभी सिर्फ 3 साल का था, वो उसकी पूछताछ कैसे झेलता। उसने तो अपने मन की सारी बातें फट से उगल दी। जब शाशा ने ये सुना, तो उसे हंसी भी आई और दिल भी टूट गया। ये छोटा सा गिलहरी जैसा बच्चा सच में बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करता था। ये तो पक्का नहीं था कि रुद्र अचानक गायब हो जाएगा, लेकिन शाशा बन से ये वादा कर सकती थी। जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते, माँ तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी, और न ही किसी को तुम्हें फिर से बांधकर बंद करने देगी। उसका जवाब सुनकर बन ने साइड में चुप खड़े रुद्र की तरफ देखा। तो पिताजी, क्या मैं जब उठूंगा तब भी पिताजी यहीं रहेंगे? रुद्र ने उन बड़ी बड़ी आंखों में देखा और उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल में हल्का सा चुभो दिया हो। उसने बिना सोचे कहा, हाँ। तभी बन चैन से सो गया। दोनों बच्चों को सुलाने के बाद शाशा सीधा रुद्र के पास गई, ताकि उन दोनों के बीच की बात साफ साफ कर सके। प्रताप महल के अध्ययन कक्ष में शाशा ने बिना घुमाए फिराए सीधी बात की। पहले आप पूछेंगे या मैं पूछूं? रुद्र ने चाय की एक चुस्की ली और अपनी गहरी आंखें उठाकर उसे देखा। तुम क्या जानना चाहती हो? शाशा आराम से बैठ गई और अपनी चाय की चुस्की ली। तो पहले मैं अपनी हालत बता देती हूँ। मेरी याददाश्त चली गई है, इसलिए मुझे याद नहीं कि उस वक्त वो आदमी कौन था। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे बीच तब क्या हुआ था। याददाश्त चली गई। रुद्र थोड़ा चौंका। 4 साल पहले तुम काल्पनिक पर्वत में क्यों थी, ये मुझे नहीं पता। उस समय मुझे जहरीला कीड़ा जादू दिया गया था और मैं होश में नहीं था। मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं, बस तुम्हारे शरीर पर वो निशान याद है। निशान? जब शाशा ने देखा कि उसकी नजर उसके बाएं कंधे पर है, तो उसे समझ आ गया कि वो उसके शरीर पर बने स्थानिक निशान की बात कर रहा है। असली मालकिन के शरीर पर उसके आने से पहले ही वो स्थानिक निशान था। ये आखिर मामला क्या था? फिलहाल शाशा ने उसे नजरअंदाज किया और उसकी बात का निचोड़ निकाला। तो मतलब, हम दोनों बेहोशी की हालत में एक फिल्मी एक रात वाला हादसा कर बैठे। फिर असली, मेरी याददाश्त जाने के बाद मैं गेंद लेकर भाग गई, मतलब बच्चों को लेकर भाग गई। रुद्र ने उसे ठंडी नजर से देखा और हल्की सख्त आवाज में कहा, हमारे बीच कोई प्यार व्यार नहीं था, बस एक हादसा था। मर्द औरत के बीच की मोहब्बत सबसे झूठी और बेकार चीज होती है। अपनी जिंदगी में वो किसी औरत के लिए ऐसे बेकार जज्बात कभी नहीं रखेगा। इसलिए वो इस औरत को साफ बता देना चाहता था कि उसके लिए कोई गलतफहमी न पाले। लेकिन उम्मीद के उलट, शाशा ने बेपरवाही से हाथ हिला दिया। उसका रवैया उससे भी ज्यादा बेफिक्र था। ठीक है, हादसा ही सही। अब बच्चों की कस्टडी की बात कर लेते हैं। कस्टडी, सीधी भाषा में, आगे बच्चों को कौन पालेगा, ये सवाल। रुद्र का चेहरा काला पड़ गया। ये औरत कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही थी। मेरे खून के बच्चे हैं, तो मैं ही पालूंगा। दोनों बच्चों की परवरिश के मामले में शाशा पीछे हटने वाली नहीं थी। सही है, पैसे, साधन और ओहदे में आप मुझसे बेहतर हैं, लेकिन एक राजा होने के नाते आप बहुत व्यस्त रहते होंगे। बच्चों को देने के लिए आपके पास वक्त कम होगा। अभी उनकी उम्र ऐसी है जब उन्हें माँ बाप का साथ चाहिए। मुझे लगता है कि मैं आप जैसे व्यस्त इंसान से ज्यादा ठीक रहूंगी उनके लिए। आपका क्या ख्याल है? और फिर, आपकी हैसियत के हिसाब से आपके पिछवाड़े में बहुत सी चिंताएं भी होंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे दोनों बच्चे आपके पिछवाड़े की औरतों की साजिशों का शिकार बने। रुद्र उसकी बातों से चिढ़ गया। मेरे पिछवाड़े में कोई और औरत नहीं है। शाशा ने होंठ सिकोड़ लिए। अभी नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं होंगी। आपकी हालत देखकर तो लगता है आप जिंदगी भर कुंवारे नहीं रह सकते। जब आप रानी लाएंगे, तब क्या ये दोनों बच्चे उसकी मर्जी पर नहीं छोड़ दिए जाएंगे? इस जगह पर असली वारिस और दूसरी औलाद के बीच बहुत बड़ा फर्क माना जाता था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। रुको, इस छोटे लड़के ने अभी तुम्हें क्या कहा? डैडी? क्या सच में डैडी कहा? क्या मैंने गलत सुना? पिछले कुछ सालों में दोनों नन्हों ने सिंह परिवार में बहुत दुख झेला था। शाशा नहीं चाहती थी कि प्रताप महल में उन्हें नाजायज बच्चों की पहचान की वजह से नीचा दिखाया जाए। रुद्र ने उसे समझाया, मेरे कोई और बच्चे नहीं होंगे, और ये भी नाजायज नहीं कहलाएंगे। तुम्हें निश्चिंत रहना चाहिए। शाशा को उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी दोनों बच्चों को इतना महत्व देता है कि वह ये तक कह सकता है कि वह आगे कभी बच्चे ही नहीं करेगा।
लेकिन फिर भी एक माँ होने के नाते साशा अभी भी चिंतित थी। कौन जानता है तुम कैसी राजकुमारी से शादी करोगे? कौन गारंटी दे सकता है कि वह औरत उन्हें अपने बच्चों जैसा ही मानेगी? अगर कोई क्रूर इंसान मिल गया तो? शाही नगर की कुलीन महिलाएं सरल और मासूम नहीं होती। रूथ को जैसे कुछ मजेदार सुनाई दिया। उसके पतले होंठ हल्के से मुड़े और उसकी अथाह आंखें साशा पर टिक गईं। मैं तो जन्म से ही अकेले तारे की किस्मत वाला हूँ। मुझसे सगाई हुई 6 औरतें पहले ही मर चुकी हैं। तुम्हें लगता है अभी भी कोई औरत मुझसे शादी करने की हिम्मत करेगी? साशा पल भर के लिए स्तब्ध रह गई। हाँ हाँ हाँ, क्या यह आदमी इतना बदनसीब था? कोई आश्चर्य नहीं कि वह दोनों नन्हों को लेकर इतना चिंतित है। रुको जरा, अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास इन दोनों नन्हों का होना भी उतना ही खतरनाक नहीं है? स्वाभाविक रूप से साशा इस बकवास पर विश्वास नहीं करती थी। उसकी राय में उन औरतों की मौत शायद दुर्घटना नहीं थी। इसके पीछे जरूर कोई था। बन और स्वीटकेक का अस्तित्व परोक्ष रूप से उसके अकेले तारे वाली अफवाह को खत्म कर रहा था। जो लोग इसके पीछे थे वे निश्चित रूप से इन दोनों बच्चों को चैन से जीने नहीं देंगे। ये सोचकर साशा की भौहें सिकुड़ गईं। तो तुमने ऐसा कौन सा दुश्मन बना लिया कि कोई तुम्हें इस तरह निशाना बना रहा है? रूथ की गहरी आंखें और अंधेरी हो गईं। उनमें एक क्षण भर को अदृश्य काली चमक उभरी। वह उसकी सोच से ज्यादा समझदार थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें जानने का उसे अभी अधिकार नहीं था। तुम्हें बस इतना जानना है कि प्रताप महल में कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साशा के सिर में दर्द होने लगा। इस आदमी की हैसियत और स्वभाव को देखते हुए उसने निश्चित ही बहुत लोगों को नाराज किया होगा और बहुत दुश्मन बना लिए होंगे। भले ही वह तुरंत दोनों बच्चों को लेकर चली जाए और कह दे कि उसने गलती से किसी और आदमी को उनका पिता समझ लिया था, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए फिलहाल उसे प्रताप महल में ही रहना पड़ेगा। वे उस विशाल आंगन में लौट आए जो रूथ ने उन तीनों के लिए तय किया था। आखिरकार साशा को अकेले रहने का मौका मिला और वह अपने स्पेस में चली गई। उसने अमर झरने में आराम से स्नान किया और उसी अमर जल और स्पेस की जड़ी बूटियों से फेस मास्क लगाया। उसे संयोग से एक ऐसी जड़ी मिली थी जो निशान मिटाने का असर रखती थी। असली मालकिन के चेहरे के घाव लगभग 10 बार लगाने के बाद ठीक हो जाने चाहिए। नहाने के बाद उसने कुछ औषधीय लेप तैयार किया और बाहर लाकर दोनों नन्हे गोलू मोलू पर लगाने लगी। पिछले कुछ वर्षों में बन और स्वीटकेट के शरीर पर गहरे हल्के कई निशान बन गए थे। भले ही गंभीर नहीं थे, लेकिन देखने में अच्छे नहीं लगते थे। दवा लगाते समय साशा ने बन की घायल छोटी बांह को ध्यान से देखा। हड्डी टूटकर गलत जगह जुड़ गई थी। अमर झरने का पानी इसमें ज्यादा काम का नहीं था। उसे ऐसे वैद्य की जरूरत थी जो टूटी और खिसकी हुई हड्डी ठीक कर सके। यहाँ साशा की कोई जान पहचान नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि कल रूथ से कहकर किसी भरोसेमंद वैद्य को बुलवाएगी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगली सुबह रूथ खुद ही जल्दी आ गया। स्वीटकेक बहुत डरपोक थी, अभी अभी जागी थी, अपनी बड़ी आंखें झपका रही थी। अनजान माहौल देखकर वह घबरा गई और मां की बाहों में छिप गई। बन काफी साहसी था। जैसे ही उसने देखा कि उसके पिता आए हैं, वह बिस्तर से कूदकर नंगे पांव रूथ की ओर भागा। डैडी। शायद पिता पुत्र के बीच खास खून का रिश्ता था। रूथ बाहर जाते समय दूसरों के बच्चों को अपनी मौजूदगी से रुला सकता था, लेकिन बन उसकी अलग आंख या उससे निकलती हत्या भरी आभा से नहीं डरा। रूथ ने सावधानी से बच्चे की घायल बांह से बचते हुए झुककर उसे उठा लिया। पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। रुको, इस छोटे लड़के ने अभी तुम्हें क्या कहा? डैडी। क्या सच में डैडी कहा? क्या मैंने गलत सुना? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। इसे किसी ने जबरदस्ती तोड़ा है। कौन इतना निर्दयी था कि एक छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा? साशा ने नजर उठाकर देखा तो रूथ के पीछे से अचानक एक जवान आदमी तेजी से बाहर निकला। उसने धूसर नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे, जिस पर चांदी के धागों से पुराने डिजाइन करे हुए थे। उसके बाल एक अनोखी लकड़ी की पिन से यूं ही बांध दिए गए थे, और उसकी सुंदर भौहों पर जरा भी धूल या दुनिया की कालिख नहीं थी। उसका स्वभाव ठंडा और दूर दूर सा था, मानो कोई अमर देवता धरती पर उतर आया हो। दुर्भाग्य से उसने मुंह खोल दिया। रूथ, तुमने कब एक गोद लिया हुआ बेटा रख लिया? रविंद्र ने अपने देवता जैसे चेहरे से बिल्कुल मेल न खाने वाला बड़ा चढ़ाकर हैरानी भरा भाव बनाया और किसी की बाहों में पड़े छोटे बच्चे को ध्यान से देखने लगा। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि कमरे में उस छोटे बच्चे के अलावा भी कोई और मौजूद है। जब उसकी नजर साशा और उसकी बाहों में पकड़ी छोटी स्वीटकेक पर पड़ी, तो उसका भाव और भी बड़ा चढ़ा हुआ हो गया।
वह माँ बेटी के सामने भागकर आया और उंगली से इशारा किया। रुको, ये औरत और इसकी बाहों में ये छोटा बच्चा, क्या मामला है? मुझे मत बताना कि तुमने एक साथ दो उठा लिए और उनकी माँ को भी अगवा कर लिया। साशा ने उनकी पहचान समझाने की पहल नहीं की। यह आदमी साफ तौर पर रूथ का बहुत करीबी था, इसलिए अगर कोई समझाएगा तो वह खुद ही समझा देगा। और सच ही, अगले ही पल रूथ के होंठ हिले। ये गोद लिए बच्चे नहीं हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं, सगे बच्चे। छोटी स्वीट केक वैसे ही डरपोक थी, ऊपर से रविंद्र की लगातार बकबक से डर गई। उसने अपनी नाक से कोड़ ली, उसकी बड़ी काली अंगूर जैसी आंखें लाल हो गईं। आंखों में आंसू भर आए और वह चिल्लाई, माँ, मुझे डर लग रहा है। साशा के उसे दिलासा देने से पहले ही रूथ तेज कदमों से आया और रविंद्र को खींचकर दूर कर दिया। हटो, तुम उसे रुला रहे हो। मैं तो बस ज्यादा उत्साहित हो गया था। रविंद्र ने अपनी नाक छुई और झेप कर मुस्कुरा दिया। फिर उसने स्वीट केक की तरफ हाथ हिलाया। स्वीट केक, मैं तुम्हारा रविंद्र अंकल हूँ। स्वीट केक ने उसे देखा, फिर अपनी नजर रूथ पर डाल दी। उसने अपने छोटे हाथ फड़फड़ाए। डैड, गोद। रूथ ने बन को नीचे नहीं रखा। उसने झुककर अपने दूसरे हाथ से स्वीट केक को उठा लिया। स्वीट केक उसके कंधे पर लेट गई, उसकी छोटी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर लिपट गई, और वह खिलखिलाने लगी। वह नन्ही सी आवाज, वह मुलायम सा चेहरा, और वह गर्म, मासूम मुस्कान, इन सब ने एक पल में ही रविंद्र को सिखा दिया कि जलन क्या होती है। आप भाई रुद्र, देखो, तुम उसे अकेले नहीं उठा सकते। क्यों ना मैं इस छोटे गुलाबी गोले को पकड़ने में मदद कर दूं? उसने उत्साह से हाथ बढ़ाया, उसे लेने के इरादे से। रूथ ने उसे तिरस्कार से देखा। मुझे लगता है तुम्हें अपने हाथों की जरूरत नहीं रही। लेकिन साशा बहुत देर से चुप थी। वह सामने खड़े आदमी को देखती हुई विचारों में खो गई थी। किसी वजह से, जब रूथ स्वीटकेक को उठाने के लिए झुका, तो उसका बड़ा हाथ बस यूं ही उसके हाथ के पीछे हल्का सा छू गया। अचानक उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर में सुन्नपन फैल गया हो, और फिर उसकी सांसें और दिल की धड़कन बदल गईं। ये प्रतिक्रिया गलत थी। ऐसा क्यों लग रहा था कि उसके मन में इस आदमी के लिए कुछ अनुचित विचार आ रहे हैं। यह आदमी बेहद सुंदर और खतरनाक आकर्षण वाला था। वह लंबा चौड़ा और शक्तिशाली था, उसकी आभा ठंडी थी। उसमें एक तरह की संयम भरी दूरी भी झलकती थी। वह सचमुच बहुत आकर्षक था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी किसी पुरुष को नहीं देखा था। बात यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी कि थोड़ा पास आते ही उसका चेहरा लाल हो जाए और दिल तेज धड़कने लगे। उसे आखिर हो क्या गया था? साशा ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन वजह समझ नहीं पाई। उसे तब जाकर एहसास हुआ कि रविंद्र असल में एक वैद्य है, जब उसने रूथ को उससे बन की चोट देखने के लिए कहते सुना। रविंद्र ने अपना ढीला ढाला और गैर जिम्मेदार सा भाव समेट लिया और बन की बाह के घाव को गंभीरता से देखने लगा। इसे किसी ने जबरदस्ती तोड़ा है। कौन इतना निर्दयी था कि एक छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। छोटे मालिकों, खेलते खेलते आप थक गए होंगे। आइए, कुछ मिठाइयाँ खा लीजिए। उसकी बाह की चोट के अलावा उसके शरीर पर गहरे हल्के कई निशान थे। साफ था कि उसे लंबे समय तक बुरी तरह सताया गया था। लेकिन अपनी जिज्ञासा के बावजूद रविंद्र खुद को रोक नहीं पाया और झिझकते हुए बोला, इस बाह का इलाज करना मुश्किल नहीं है। बस जो हड्डियां गलत तरीके से जुड़ गई हैं उन्हें फिर से तोड़कर सही से जोड़ना होगा। लेकिन मुझे सबको याद दिलाना पड़ेगा कि हड्डी तोड़ना बहुत दर्दनाक हो सकता है। मुझे डर है कि एक छोटे बच्चे के लिए ये सहना बहुत मुश्किल होगा। साशा ने बन की तरफ देखा और समझ गई कि यह लंबे दर्द या छोटे दर्द में से एक चुनने जैसा मामला है, लेकिन फिर भी वह झिझकी। बन ने चमकती आंखों से ऊपर देखा। उसने साशा की आस्तीन खींची। माँ, मुझे दर्द से डर नहीं लगता। जब मेरी बांह ठीक हो जाएगी, तब मैं बुरे लोगों को मारकर भगा दूंगा और माँ और बहन की रक्षा करूंगा। उसकी अपनी पसंद का सम्मान करते हुए साशा ने सिर हिलाया। ठीक है, अभी करते हैं। रविंद्र ने जरूरी औजार और जड़ी बूटियां तैयार करने के बाद बन की हड्डी जोड़ना शुरू किया। पूरे समय बन बहुत बहादुर रहा। उसका चेहरा तना हुआ था, वह दांत भींचे हुए था। दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने दर्द से चीख तक नहीं मारी। रविंद्र ने इतना मजबूत छोटा बच्चा पहले कभी नहीं देखा था। उसने जीभ क्लिक करते हुए रुद्र से कहा, आह रुद्र, बन ने शायद दर्द सहने की ताकत तुमसे ही विरासत में पाई है। अब तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि वह तुम्हारा बेटा ही है। रूथ ने बन को दिल में दर्द और गर्व के साथ देखा। तो यही होता है खून का रिश्ता।
जब शाशा ने बन की छोटी बांह को फिर से जबरदस्ती तोड़े जाते देखा तो उसका दिल कस गया। उसने हाथ बढ़ाकर बन के सिर को सहलाया। ये बात तो वह सीधे कारव के सिर पर ही डालने वाली थी। हिसाब बराबर करने की कोई जल्दी नहीं थी। जब कारव की बांह लगभग पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब वह उसे फिर से तोड़ देगी। पिछले कुछ दिनों से शाशा प्रताप महल में रहकर बन की देखभाल कर रही थी। जब वह ठीक हो रहा था उसे यह पता ही नहीं था कि उसके और रुद्र के बारे में खबर पूरे शाही शहर में फैल चुकी है। ये गलियों, चाय खानों और सरायों की सबसे गर्म गपशप बन चुकी थी। सुना क्या, प्रधानमंत्री के घर की बेवकूफ दूसरी बेटी के बच्चों का बाप असल में प्रताप राजा है। उस बेवकूफ ने राजा को नशा दे दिया था। जैसा कि उम्मीद थी, बेवकूफ तो बेवकूफी होती है, उसे जीना ही नहीं है। मुझे तो वह बेशर्म लगती है, इतनी बदसूरत है। अगर मैं भूत राजा होता तो शायद हर रात डरावने सपने देखता। तुम्हें लगता है ये बेवकूफ सच में मूर्ख है या बस नाटक कर रही है? उसने भूत राजा के खिलाफ चाल चली और बच्चों की वजह से मशहूर हो गई। मैंने उसे कम आंका था। अल्पविराम, महल के लोगों को भी स्वाभाविक रूप से इसकी खबर मिल गई। पूर्व महाद्वीप के सम्राट ने तुरंत रुद्र को सच पूछने के लिए महल में बुला लिया। प्रताप महल में कोई भी गपशप करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शाशा इससे बहुत खुश थी। वह दोनों छोटे शावकों को लेकर प्रताप महल के बड़े आंगन में राक्षस जानवर को टहलाने निकली। आखिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। कौन सा बच्चा मुलायम छोटे जानवरों को पसंद नहीं करता। वे अब नीली आंखों वाले काले भेड़िए से परिचित हो चुके थे। एक उसकी पीठ पर बैठा उसके कान खींच रहा था और दूसरा जमीन पर बैठकर उसकी पूंछ पकड़कर झूल रहा था। बड़ा कुत्ता भौंक रहा था। शाशा मंडप में कोहनियों के सहारे बैठी आराम से चाय की चुस्कियां ले रही थी, लेकिन उसकी नजरें कभी भी दोनों बच्चों से नहीं हट रही थी। इसी समय एक सुंदर नौकरानी ट्रे लेकर धीरे धीरे दोनों छोटे गोल मटोल बच्चों की तरफ आई। उसने दयालु मुस्कान के साथ नर्म आवाज में कहा, छोटे मालिकों, खेलते खेलते आप थक गए होंगे, आइए कुछ मिठाइयाँ खा लीजिए। शाशा की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसने हाथ उठाकर कप सीधे नौकरानी पर फेंक दिया। दूर हो जाओ, वे तुम्हारे हाथ की गंदी चीजें नहीं खाते। ये कहते हुए वह पहले ही नौकरानी के पीछे पहुंच चुकी थी। उसने मुट्ठी कसकर बेरहमी से उस पर वार किया। नौकरानी भी धीमी नहीं थी। उसने उसका हमला बचा लिया। अपनी आस्तीन झटकते ही उसके हाथ में एक खंजर आ गया। शाशा के हाथ में कोई हथियार नहीं था और अभी वह अपने स्थान से तलवार निकाल भी नहीं सकती थी। उसे निहत्थे ही लड़ना पड़ा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। लगता है तुम्हारा प्रताप महल भी इतना सुरक्षित नहीं है। इस अचानक बदलाव से दोनों बच्चे चौंक गए। बन ने जल्दी ही प्रतिक्रिया दी। उस औरत का इरादा उसकी मां को चोट पहुंचाने का था। वह छोटे पटाखे की तरह नौकरानी की तरफ झपटा, उसकी एक टांग पकड़ ली और जोर से काट लिया। स्वीट कैट, जो बड़े कुत्ते पर सवार थी, वह भी मदद करने दौड़ी। बड़े कुत्ते, काटो इसे, इस बड़े बुरे इंसान को काटो। यहाँ पहले ही बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। अगर प्रताप महल के गुप्त रक्षकों ने यह नहीं देखा होता तो यह अजीब होता। वे सब जल्दी से वहां आ पहुंचे। नौकरानी संख्या में कम थी और जल्दी ही काबू में कर ली गई। पिछले कुछ दिनों में वे कई दलों के हत्यारों को पकड़ चुके थे। फिर भी कोई अंदर कैसे घुस आया? जब उनका मालिक वापस आएगा तो वे आज्ञाकारी होकर माफी मांगेंगे और सजा स्वीकार करेंगे। बन की लकड़ी की बांह ठीक है, ये जांचने के बाद शाशा ने डरी हुई छोटी स्वीटकेट को उठाया और उसे धीरे से दिलासा दिया। मिस सिंह, इस हत्यारे का क्या करना है? गुप्त रक्षक ने पहले ही नौकरानी के चेहरे से इंसानी चमड़े का नकाब हटा दिया था, जिससे एक अनजान औरत का चेहरा सामने आ गया। उस औरत ने एक डरावनी मुस्कान दी, फिर उसके मुंह से काला खून बहने लगा और उसने आखिरी सांस ले ली। मिशन फेल होने के बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। शाशा ने बिना भाव बदले हाथ हिलाया। इसे घसीट कर ले जाओ। ये लोग इतने निडर थे कि प्रताप महल तक आकर हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। महल से बाहर निकलने के बाद हालात शायद और भी खराब होंगे। शाशा ने सोचा, अब अगर वह बन और स्वीटकेट को लेकर जाना चाहती है तो उसे खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि उनकी रक्षा कर सके। अगर उसे मजबूत बनना है तो उसे अपनी आध्यात्मिक जड़ वापस लेनी होगी और आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास करना होगा, क्योंकि इस दुनिया में किसी व्यक्ति की ताकत तय करने का एकमात्र पैमाना आध्यात्मिक शक्ति का स्तर ही था। कायरा इस समय शाही शहर में नहीं थी। वह अपने निजी हथियार बनवाने के लिए किसी को खोजने गई हुई थी।
जब वह लौटेगी तब साशा को अपना चुराया हुआ आध्यात्मिक मूल वापस पाने का तरीका ढूंढना होगा। तो वह यह आध्यात्मिक जड़ वापस कैसे पाएगी? साशा ने देखा था कि रूथ ने सिर्फ हाथ हिलाकर ही विश्वनाथ को हरा दिया था। उसकी साधना का स्तर निश्चित ही कम नहीं था, इसलिए वह मौका देखकर उससे पूछना चाहती थी। रूथ को महल के गुप्त रक्षकों से एक पत्र मिला। उसे पता चला कि निवास में कुछ हुआ है और वह तुरंत वापस लौट आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह औरत बिल्कुल भी डरी नहीं होगी और दो छोटे बच्चों के साथ आराम से दोपहर का भोजन कर रही होगी। जब उसने उसे आते देखा तो बस एक नजर डाली और पूछा कि क्या उसने खाना खा लिया है और क्या वह उसके साथ खाना चाहेगा। रूथ सच में हैरान था कि यह औरत सच में नहीं डरती या बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। मैंने सुना है कि अभी एक हत्यारा महल में आया था। वह बन और स्वीट केक के पीछे था। जब साशा चम्मच से छोटी स्वीट केक को सूप खिला रही थी, उसने जवाब दिया, लगता है तुम्हारा प्रताप महल भी इतना सुरक्षित नहीं है। रूथ उसके शब्दों से अटक गया और उसका चेहरा थोड़ा असहज हो गया। मैं लापरवाही के लिए छाया रक्षकों को सजा दूंगा। जब साशा ने उसे आते देखा तो उसे खाली नहीं रहने दिया। उसने स्वाभाविक रूप से अपने हाथ का सूप का कटोरा उसे थमा दिया। उन्हें सजा देने का क्या फायदा? अगर मैं होती तो उनके पीछे छिपे बेईमान लोगों को एक एक करके उजागर करती ताकि उन्हें फिर हमला करने का मौका ही न मिले। तो वे लोग कौन हैं जो हमारे दोनों बच्चों की जान चाहते हैं? रूथ ने सूप का कटोरा लिया और ऊपर देखा तो उसकी नम आंखों से नजर मिली। उसकी लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थी, आंखें हिल रही थी। उसके लाल होंठ हल्के खुले थे, जिससे वह बेहद आकर्षक लग रही थी। उसके शरीर की हल्की खुशबू उसकी नाक में भर गई, जिससे उसका गला उभरा और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे तो ये भी सुनाई नहीं दिया कि वह क्या कह रही थी। उसे पता था कि उसके शरीर का जहरीला कीड़ा जादू असर कर रहा है। उसने हाथ उठाकर साशा को दूर धकेल दिया। तुम मुझसे दूर रहो। उसे डर था कि बाद में वह इस जहरीला कीड़ा जादू को काबू नहीं कर पाएगा और बन और स्वीट केक के सामने अपना संतुलन खो देगा। साशा को सिर्फ इतना पता था कि उसे ठुकराया जा रहा है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। हेलो फ्रेंड्स, बीच में रोकने के लिए माफ कीजिए, बस एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप इस कहानी का अगला भाग मिस नहीं करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम स्टोरी चैनल को अभी ज्वाइन कर लें। इस कहानी के आगे के सभी पार्ट्स वहां पहले से उपलब्ध हैं और हर दिन नई नई कहानियों के अपडेट भी मिलते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, वहां आपको 800 से भी ज्यादा पूरी कहानियां और उनके सभी पार्ट्स मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से कभी भी सुन या पढ़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज जरूर देख लें। वहीं से आपको सभी कहानियां आसानी से मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। आप बिना देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्माइल, बिल्कुल, अपनी चीज मुझे वापस लेनी ही होगी। लेकिन फिर भी, क्या वो आदमी कुछ ज्यादा ही खुद पर फिदा नहीं था? क्या उसे लगता था कि दुनिया की सारी औरतें उसी पर मरती हैं? आखिर ये किस तरह का इंसान था? अगर वहां दोनों बच्चे मौजूद न होते और उसे डर न होता कि उनके नाजुक दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा, तो साशा जरूर पलटकर जवाब देती और उसे कहती कि इतना खुद पर मस्त मत बनो। चाहे वह कितना भी खूबसूरत हो या उसका रुतबा कितना भी ऊंचा हो, वह खुद से उसे रिझाने की कोशिश कभी नहीं करती। हालांकि बन और स्वीट केक उस घुटन भरे माहौल में बड़े हुए थे। छोटी उम्र से ही वे बाकी बच्चों से ज्यादा संवेदनशील थे। फिर भी उन्हें एहसास हो गया कि दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। डैड, क्या आपको माँ पसंद नहीं है? स्वीट केक ने बेचैनी से पूछा। रूथ के सिर में दर्द सा होने लगा। वह हमेशा अपनी मर्जी से काम करने का आदी था। उसने कब कभी दूसरों की भावनाओं की परवाह की थी? लेकिन सामने खड़ी बच्ची साफ साफ बता रही थी कि अगर उसने नहीं कहा तो वह रो पड़ेगी। पहले खाना खाओ। रूथ इस सवाल से बचना चाहता था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि स्वीट केक इतनी आसानी से बहलने वाली नहीं है। उसने सख्त चेहरा बनाकर बच्चे जैसी आवाज में दोबारा पूछा। डैड ने अभी तक स्वीट केक को जवाब नहीं दिया। आपको माँ पसंद है या नहीं? रूथ ने ऊपर देखा साशा की तरफ और पाया कि एक खास औरत उसे बड़े मजे से देख रही थी। साशा की मानसिकता बहुत मजबूत थी। जब तक उसे खुद शर्म नहीं आती, बाकी लोगों को जरूर आएगी। रूथ केवल बेरुखी से कह सका, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है। मुझे इसे ध्यान से सोचकर जवाब देना होगा। छोटी स्वीट केक बस निराश होकर आह भर सकी। डैडी इतने बेवकूफ क्यों हैं? इतना आसान सवाल भी सोचकर बताना पड़ रहा है। साशा खुद को रोक नहीं पाई।
उसने मुंह ढककर हंस दिया। उसने मन ही मन सोचा, सही हुआ। रूथ ने ऊपर देखा उस मुस्कुराती औरत की तरफ। उसका चेहरा बदसूरत निशानों से भरा था, लेकिन उसकी मुस्कान एक अजीब सा एहसास दे रही थी। शायद उसे भ्रम हो, लेकिन औरत के चेहरे का निशान थोड़ा हल्का लगता था, और उसकी त्वचा पहले से ज्यादा गोरी दिखाई दे रही थी। शायद जहरीला कीड़ा जादू की वजह से उसकी नजर अनजाने में हमेशा उसी को ढूंढती रहती थी। वह उसके हर हाव भाव पर ध्यान देता रहता। दोनों छोटे शरारती बच्चों को दोपहर की नींद सुलाने के बाद शाशा ने रुद्र को रोक लिया जो जाने वाला था। रुको, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या बात है? चिंता मत करो, ये सवाल ये नहीं है कि तुम्हें मैं पसंद हूँ या नहीं। उसने हंसते हुए मजाक किया। ठीक है, अब छेड़ना बंद करती हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि वो आध्यात्मिक जड़ कैसे वापस मिले जो किसी ने छीन ली हो। ये सुनकर रुद्र को याद आया कि उसने सिंह विश्वनाथ से सिंह परिवार में क्या कहा था। उसने कहा था कि उसकी स्वर्ग स्तर की आध्यात्मिक जड़ निकालकर सिंह परिवार की दूसरी बेटी में लगा दी गई थी। तुम अपनी आध्यात्मिक जड़ वापस चाहती हो? शाशा ने सिर हिलाया। बिल्कुल, अपनी चीज मुझे वापस लेनी ही होगी। उसने सही इंसान से पूछा था। रूथ सच में आध्यात्मिक जड़ छीनकर वापस लगाने का तरीका जानता था। जिसकी आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा हो, वह आध्यात्मिक शक्ति से जड़ को निकालकर नौ परिवर्तन आत्मा गोली की मदद से उसे शरीर में वापस लगा सकता है। दूसरों की आध्यात्मिक जड़ निकालना सबसे गंदा और नीच काम था, लेकिन इंसानी स्वभाव की स्वार्थ और लालच की वजह से ऐसी चीजें हमेशा होती रहेंगी और पूरी तरह खत्म नहीं की जा सकती। कुछ संगठन तो सिर्फ यही काम करके भारी दौलत कमाते थे। सामान्य हालात में जिन लोगों की आध्यात्मिक जड़ निकाल ली जाती थी, वे अपाहिज बन जाते थे। वे ज्यादा दिन नहीं जीते, अधिकतम 2 या 3 साल। इसलिए किसी की आध्यात्मिक जड़ निकालना उसे मारने के बराबर था। शाशा का मामला बहुत ही दुर्लभ था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। मैं, शाशा, जिस आदमी से शादी करूंगी, वह वही होगा जिसे मैं पसंद करूं और जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहूं। किसी खास मकसद या सौदे के लिए नहीं। ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति वाला साधक। 9 परिवर्तन आत्मा गोली। यहाँ असली मालकिन अनपढ़ थी, इसलिए उसे इन बातों की बिल्कुल समझ नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में मिली जानकारी के आधार पर शाशा को थोड़ी समझ थी। फिलहाल उसे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना था जिसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत ऊंचे स्तर की हो। फिर उसे 9 परिवर्तन आत्मा गोली नाम की दवा चाहिए थी ताकि उसकी आध्यात्मिक जड़ वापस आ सके। कायरा की आध्यात्मिक जड़ निकालने के लिए मुझे किसी ऊंचे स्तर वाले साधक को ढूंढना होगा। ऐसे विशेषज्ञ को बुलाने में कितना खर्च आता है? और इस 9 परिवर्तन आत्मा गोली की कीमत क्या है? इसे कहाँ से खरीदा जा सकता है? एक ही सांस में औरत ने सवालों की पूरी झड़ी लगा दी। लेकिन रुद्र उसकी मदद करना चाहता था। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्त? शाशा ने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखें झपकाईं। वह हैरान भी थी कि वह उसकी मदद करेगा और उसकी शर्तों को लेकर उत्सुक भी। तुम और बच्चे महल में ही रहोगे। जब मैं कहूंगा तभी जा सकोगे। उसे जहरीला कीड़ा जादू का इलाज ढूंढने के लिए समय चाहिए था, इसलिए बेहतर था कि वह प्रताप महल में चुपचाप रहे और बाहर जाकर उसके लिए मुसीबत न खड़ी करे। पिछली जिंदगी में शाशा आजाद रहने की आदी थी। अब पिछवाड़े में कैद होकर रहना उसे स्वाभाविक रूप से मंजूर नहीं था। मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत नहीं हूँ। मैं दोनों बच्चों की देखभाल करने के लिए रुकी क्योंकि मैं खुद चाहती थी। यह एक माँ के रूप में मेरा कर्तव्य और जिम्मेदारी भी है। यह कोई सौदा नहीं है। रूथ की नज़र में यह सौदा उसके लिए बिल्कुल भी घाटे का नहीं था। प्रताप महल में वह प्रधानमंत्री के घर से 100 गुना ज्यादा आराम से रह सकती थी। जो चाहे उसे मिल सकता था। उसे मना नहीं करना चाहिए था। क्यों? आजादी की वजह से। जवाब देते समय उसकी आंखों से जैसे रोशनी छलक रही थी। आजादी। रूथ को उम्मीद नहीं थी कि किसी औरत से ऐसा जवाब मिलेगा। उसने सोचा था कि शायद उसका प्रस्ताव इतना लुभावना नहीं था, या शायद वह और कुछ चाहती है। लेकिन वह उस अदृश्य, अमूर्त, पकड़ में न आने वाली चीज को चाहती थी। अगर मैं तुम्हें अपनी पहली पत्नी बनाने को तैयार हो जाऊं तो? महल जाने से पहले सम्राट ने उससे पूछा था कि वह इस औरत और दोनों बच्चों के साथ क्या करेगा। उसने ये भी पूछा था कि क्या वह इस औरत से राजकुमारी के रूप में शादी करना चाहता है, क्योंकि बच्चों के लिए यही सबसे अच्छा होगा। उसे एक बदसूरत मूर्ख से शादी करके समझौता ही करना पड़ता।
उसने उस समय मना करने के लिए मुंह खोल दिया था, क्योंकि वह किसी भी औरत से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत औरतें ही थीं। क्या सामने खड़ी यह औरत भी राजकुमारी का पद चाहती थी? अगर ऐसा होता, तो उसके लिए शाही महल में सुरक्षित रहना असंभव नहीं था। साशा मुस्कुराई। पहले 2 बच्चों की वजह से वह कुछ नहीं कह पाई थी। अब उसे ज्यादा चिंता नहीं थी। क्या तुम बहुत ज्यादा खुद पर फिदा नहीं हो? मैं तुमसे शादी क्यों करूं? मुझे तुम बिल्कुल पसंद भी नहीं हो। ये सच था कि वह 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन वह इतनी त्यागी नहीं थी कि सिर्फ बच्चों के लिए ऐसे आदमी से शादी कर ले जिसे वह पसंद ही नहीं करती। उसके लिए पति पत्नी का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। साशा घमंड से खड़ी रही और हल्का सा सिर ऊंचा किया। उसका भाव साफ था। मैं, साशा, जिस आदमी से शादी करूंगी, वह वही होगा जिसे मैं पसंद करूं और जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहूं। किसी खास मकसद या सौदे के लिए नहीं। रुद्र बेवकूफ नहीं था। उसके शब्दों का मतलब बिल्कुल साफ था। ये औरत कह रही थी कि उसे वह पसंद नहीं है और उसे राजकुमारी के पद की भी कोई परवाह नहीं। उसे याद आया कि गुप्त पहरेदारों ने बताया था कि यह औरत ताज राजकुमार पर दीवानी थी और उसके लिए बहुत सी बेवकूफियां कर चुकी थी। क्या वह ताज राजकुमारी का पद चाहती थी? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। सैर, उस हालत में, उसने उसकी महत्वाकांक्षा को कम आंका था। हालांकि, गुप्त पहरेदारों से मिली जानकारी के अनुसार, जितेंद्र इस औरत से दिल की गहराई तक नफरत करता था और उसे तुच्छ समझता था। साशा को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा है और वह आगे बोली। मैं अपनी आध्यात्मिक जड़ वापस लेने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। चूंकि वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, वह इसे खुद ही संभाल लेगी। उसे कभी भी दूसरों पर निर्भर रहकर जीना पसंद नहीं था। रूथ ने उसकी बातों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसके हिसाब से इस औरत में अपनी आध्यात्मिक जड़ खुद वापस पाने की क्षमता नहीं थी। आखिर में वह जरूर लौटकर उससे मदद की भीख मांगेगी। लेकिन उससे बात करने के बाद साशा ने सच में अपनी आध्यात्मिक जड़ वापस पाने की योजना बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले, उसे काफी पैसा कमाना था। सिर्फ सोना चांदी काफी नहीं था। उसे सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती राक्षस जानवरों के क्रिस्टल कमाने थे। जब उसके पास पैसा होगा, तब वह ऊंचे साधना स्तर वाले विशेषज्ञों को अपने लिए काम पर रख सकेगी या नौ परिवर्तन आत्मा गोली के लिए जरूरी जड़ी बूटियां खरीद सकेगी। महाविनाश के समय वह और कुछ भले न कर पाए हो, लेकिन सिर काटना और क्रिस्टल खोदना उसके लिए खाना पीना जितना आसान था। हालांकि, उसे अब भी दोनों छोटे बच्चों को महल में छोड़ने की चिंता थी। कौन जानता है, कब कोई 1-2 हत्यारे फिर से निकल आए। काश दूसरों को ये पता न हो कि वह और उसके दोनों बच्चे कौन हैं। तब वह उन्हें बाहर सैर पर ले जा सकती थी। साशा ने कई दिन सोचा, लेकिन कोई अच्छा तरीका नहीं सूझा। तभी बन अपनी बड़ी काली आंखों के साथ उसके पास दौड़कर आया और पूछा, माँ, आप बदल क्यों गई हैं? बदल गई? हाँ, आप बहुत सुंदर हो गई हैं। जब उसने कांसे के आईने में देखा, तो पाया कि बन ने जरा भी बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा था। आईने में दिखने वाले इंसान के लाल होंठ और सफेद दांत थे। उसकी आंखें आकाशगंगा जैसी थी, और उसकी त्वचा महीन चीनी मिट्टी जैसी नाजुक और बर्फ जैसी सफेद थी। उसके घने और मुलायम काले बाल पीछे बिखरे थे, और उसका गोरा चेहरा खूबसूरत और बेदाग था। पहले वाला डरावना निशान अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। चमत्कारिक रूप से, ये चेहरा महाविनाश के समय उसके चेहरे से लगभग एक जैसा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था। शायद शाही निवास का खाना अच्छा था, और साशा कभी कभी अपने स्पेस से झरने का पानी और फल भी निकालती थी, इसलिए दोनों छोटे गोल मटोल बच्चों में भी काफी बदलाव आ गया था। उनकी शानदार शक्ल सूरत धीरे धीरे निखरने लगी थी। उनकी बनावट भी कई मायनों में उससे मिलती जुलती थी। इसलिए, अगर तीनों ऐसे ही बाहर जाते, तो शायद कोई भी उनकी पहचान का अंदाजा नहीं लगा पाता। बन के हाथ से पट्टी हटने के बाद, साशा रूथ के पास गई और उससे कहा कि वह बन और स्वीटकेट को बाहर घुमाने ले जाने की इजाजत दे। रूथ की नजर उसके चेहरे पर पड़ी और वह एक पल के लिए खो सा गया। वह औरत लंबी गुड़हल रंग की पोशाक पहने थी। उसकी भौहें सैज जैसी थी, और आंखें बादाम जैसी। उसकी त्वचा बेहतरीन दूधिया सफेद सैज जैसी थी, बिना किसी दाग के। उसकी आंखें पहाड़ी झरने जितनी साफ थीं। जब वह लोगों की ओर देखती, तो उसमें एक अनकही मोहकता होती। उसके चेहरे के सारे निशान गायब हो चुके थे। अब यह चेहरा, जैद जैसी हड्डियों और बर्फ जैसी त्वचा के साथ, बेमिसाल सुंदर कहा जा सकता था। रूथ को एहसास हुआ कि वह कुछ पल के लिए खो गया था। उसने मुठियां भींची और हल्का सा खांसा।
सैर, उन्हें कहाँ सैर के लिए ले जाना चाहती हो? साशा ने उससे कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं किया। मैं शहर के भाड़े के सैनिक दलों का दौरा करना चाहती हूँ और मिशन लेना चाहती हूँ। वह यहाँ नई थी और इतनी बेवकूफ नहीं थी कि अकेले ही राक्षस जानवरों के जंगल में घुस जाए। किसी भाड़े के सैनिक दल में शामिल होना उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। रूथ ने सोचा था कि वह खरीदारी करने जा रही है या पहाड़ों में घूमने। उसे उम्मीद नहीं थी कि साशा दोनों बच्चों को लेकर भाड़े के सैनिक दल में मिशन लेने की बात कर रही है। भाड़े के सैनिक दल में भर्ती होने की न्यूनतम शर्त ग्रैंड स्पिरिट नाइट होती है। वे बिना साधना वाले लोगों को स्वीकार नहीं करते। तो आखिर उसे किस बात का भरोसा था कि वह भाड़े के सैनिक दल में जाकर मिशन ले सकेगी और दोनों छोटे बच्चों को भी साथ ले जाएगी। साशा को सच में नहीं पता था कि भाड़े के सैनिक दल में शामिल होने की भी कोई न्यूनतम सीमा होती है। लेकिन वह आसानी से हार मानने वाली भी नहीं थी। ओह, तो मैं जाकर देख लेती हूँ और किस्मत आजमा लेती हूँ। शायद कोई भाड़े का संगठन अपवाद बनाकर मुझे शामिल कर ले। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। पूर्वी महाद्वीप का छोटा चमत्कारी वैद्य, क्या ये सच में भरोसेमंद है? रूथ ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी भाड़े का सैनिक उसे बिल्कुल नहीं चाहेगा। आखिर में वह बस निराश होकर वापस लौट आएगी। वह इसे ऐसे ही मान लेगा जैसे उसने दोनों छोटे बच्चों को बाहर सैर कराने दिया हो। वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जैसे ही साशा ने ये सुना, उसने जल्दी से हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, जरूरत नहीं। मैं तो बन और स्वीट केक के साथ चुपचाप निकलने वाली थी। अगर आप हमारे साथ चलेंगे, तो हम अपनी पहचान कैसे छुपाएंगे? पूरे स्वर्णद्वीप महाद्वीप में आप जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। ये सुनकर रूथ का खूबसूरत चेहरा गहरा पड़ गया। मेरी पहचान छुपानी है? क्या मेरी पहचान इतनी शर्मनाक है? फिर वह कुछ कदम आगे बढ़ा और अपनी अलग अलग रंग की आंखों से साशा को घूरने लगा। उसने हाथ उठाकर उसकी ठुड्डी पकड़ ली और उसे मजबूर किया कि वह उसकी आंखों में देखे। क्या तुम भी सोचती हो कि मैं अलग रंग की आंखों वाला कोई राक्षस हूँ? क्या तुम डरती हो? क्या भाग जाना चाहती हो? वह जन्म से ही अलग रंग की आंखों वाला था और कई अंधेरी व गंदी चीजों से गुजरा था, इसलिए वह हमेशा जानता था कि वह अलग है। इसलिए रुद्र पहले से तैयार था कि इस औरत की आंखों में डर, भय, घृणा और नफरत देखेगा। साशा को उम्मीद नहीं थी कि वह यूं अचानक दूरी मिटा देगा और सिर्फ एक हाथ से उसे कैद कर लेगा। वे इतने करीब थे कि उसकी गर्म सांस उसके गाल को छू रही थी। वही अजीब एहसास फिर लौट आया। साशा लगभग पागल हो गई। इस आदमी से जैसे कोई अनजानी आभा निकल रही थी जो उसे उसके करीब आने के लिए उकसा रही थी। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, शरीर ढीला पड़ गया। आंखों में हल्की धुंध छा गई और वह बेचैनी से धीमे से कराह उठी। रूथ तो बस उसे डराना चाहता था। एक पल के लिए वह भूल गया था कि जहरीला कीड़ा जादू उसे उससे बांधे हुए है। उसी वक्त उसके शरीर में मौजूद जहरीला कीड़ा जादू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बेचैन हो उठा। उसकी बाहों में जो औरत थी, वह पिछली बारों से अलग थी। उसने संघर्ष नहीं किया, बल्कि अपना खूबसूरत और नाजुक चेहरा उठाकर उसे बेहद नर्म और मोहक नजरों से देखा। उसके शरीर से हल्की सी खुशबू आ रही थी जो किसी को भी पागल कर सकती थी। रूथ की आंखें जैसे गहरे पानी में डूबने वाली थी जब वह उन खूबसूरत होठों को देख रहा था। उसकी हथेली के नीचे की कमर इतनी नर्म लग रही थी कि एक ही हाथ में समा जाए। साशा ने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी आदमी की बाहों में इतनी कमजोर हो जाएगी। उसने अपने होंठ को जोर से काटा। जब तक खून न निकल आया, तब जाकर उसकी कुछ चेतना लौटी। उसने हाथ उठाकर उसे धक्का दे दिया। रूथ ने उसके खून से सने होठों को देखा। उसके शरीर में उठती उथल पुथल और तेज हो गई, और एक अजीब सी भावना उभर आई। बिना सोचे उसने उंगलियों से उसके होठों का खून पोंछा। उसकी आवाज भारी हो गई थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। साशा जैसे कट लगने पर पीछे हट गई। उसकी पुतलियां हल्के से कांपी। पहले कभी कोई उसके इतने करीब नहीं आ पाया था, लेकिन अभी वह इस आदमी से बिल्कुल भी सतर्क नहीं थी, बल्कि वह खुद उसकी ओर बढ़ने वाली थी। जब साशा को एहसास हुआ कि उसके विचार कितने अनुचित थे, तो वह लाल पड़ गई और भाग गई। कुछ तो गड़बड़ है। उसे यकीन था कि पहले उसे ऐसी कोई अजीब बीमारी नहीं थी। यह जरूर असली मालकिन के शरीर की वजह से हो रहा था। जब साशा आंगन में लौटी, तो उसने रविंद्र को बन और स्वीट केक के साथ खेलते देखा। उसे उसकी पहचान याद आई। वह चमत्कारी चिकित्सक संप्रदाय के तीसरे बुजुर्ग का इकलौता शिष्य था।
उसकी चिकित्सकीय कला बेहतरीन थी और उसे पूर्वी महाद्वीप का छोटा चमत्कारी वैद्य कहा जाता था। वह उससे अपनी इस अजीब बीमारी के बारे में पूछ सकती थी। लेकिन साशा के कुछ कहने से पहले ही रविंद्र चिल्लाने लगा, तुम्हारे चेहरे का घाव नकली है। ओह, समझ गया, ये भेस है। ये भेस है ना? कमाल का भेस है। मैं भी पहचान नहीं पाया। रुद्र तो तुम्हारी खूबसूरती पर मोहित हो गया होगा। साशा ने उसे बेरुखी से एक नजर देखा। पूर्वी महाद्वीप का छोटा चमत्कारी वैद्य, क्या ये सच में भरोसेमंद है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। हेलो फ्रेंड्स, बीच में रोकने के लिए माफ कीजिए, बस एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप इस कहानी का अगला भाग मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे टेलीग्राम स्टोरी चैनल को अभी ज्वाइन कर लें। इस कहानी के आगे के सभी पार्ट्स वहां पहले से उपलब्ध हैं और हर दिन नई नई कहानियों के अपडेट भी मिलते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, वहां आपको 800 से भी ज्यादा पूरी कहानियां और उनके सभी पार्ट्स मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से कभी भी सुन या पढ़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज जरूर देख लें। वहीं से आपको सभी कहानियां आसानी से मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। अब बिना देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्माइल।